हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गाल्यान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। और आज की जो वीडियो है वो वीडियो है पजल्स टॉपिक पर, यानी कि पहेलियां। देखिएगा, एग्जाम के अंदर ना पजल के ना कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पर वो सारे टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो इस वीडियो के अंदर मैंने क्या है इंक्लूड करवा दिए हैं। यदि आपके आने वाले एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो विश्वास कीजिएगा इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है और पूरी तरह से एंजॉय करना है। अब प्यारे बच्चों देखिएगा, जब हम सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कुछ बेसिक सी बातें बताई थी। क्या कि आपको ना बच्चों क्या करना होता है कि कोई भी हमें जो जानकारी दी होती है ना उसके अंदर तीन टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। एक होती है प्राइमरी, एक होती है आपकी पॉसिबल और एक होती है नेगेटिव। यदि उन तीनों के बीच में आपने एक दूसरे स्टेटमेंट से उनको लिंक करना सीख लिया तो आप क्वेश्चन को क्या है आसानी से सोल्व कर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पजल के क्वेश्चन में भी आपको यही बातें याद रखनी है। और साथ ही साथ एक पॉइंट क्या याद रखना है बच्चों कि बच्चों सिंपल सा कहना जो सीटिंग अरेंजमेंट में सिखाया था, यानी कुल मिलाकर मान लीजिएगा कि आपको कुल मिलाकर 6 पॉइंट दिए गए हैं। आपने देखा यदि पहला पॉइंट फिक्स हो रहा है तो उसको फिक्स कर दीजिए। आपने देखा दूसरा नहीं फिक्स हो रहा तो दूसरे को साइड में रख दो। फिर आपने देखा कि तीसरे की ना संभावना बन रही है 2 या उससे ज्यादा, तो वो संभावना 2 या 3 हो तो वो बना लीजिएगा। उसके बाद नेगेटिव इंफॉर्मेशन को क्या है आप फिक्स कर सकते हैं। तो हमें उसी पैटर्न पर चलना है। और देखिएगा, एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी करवाऊंगा, उसका लेवल थोड़ा ज्यादा है पर उस एग्जाम्पल से आपके ना सारे डाउट जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा कैसे बच्चों, यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहां पर इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं करना आपको। यहां पर क्वेश्चन को समझिएगा। यहां पर क्या कहा है, देयर आर 7 बॉक्सेज ए बी सी डी ई एफ and G which are kept one above the other but not necessary in the same order। 7 डिब्बे अर्थात A B C D E F और G को जो एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में। यानी कुल मिलाकर हमारे पास 7 डिब्बे हैं। कितने डिब्बे हैं? 7। तो मैं यानी कहूंगा कि हमें क्या है 7 डिब्बों की क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है। कितने डिब्बों की? 7 डिब्बों की। अब अगला पॉइंट यहां पर देखना, फिर क्या कहा, अगला कहा नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो ई। बॉक्स ई के नीचे 2 से अधिक बॉक्स नहीं रखे गए हैं। यानी यहां पर कहा है कि ई के नीचे 2 से ज्यादा बॉक्स नहीं हो सकते। तो यानी इसका मतलब क्या है, यह भी हो सकता है कि ई के नीचे कोई भी बॉक्स ना हो, या एक ही बॉक्स हो, या फिर क्या है 2 बॉक्स हो सकते हैं पर 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो यहां पर हमारे सामने क्या है बच्चों, 3 संभावनाएं बन गई। या तो ई के नीचे कोई भी बॉक्स नहीं होगा, या ई के नीचे केवल एक ही बॉक्स होगा, या ई के नीचे कितने बॉक्स होंगे? 2 बॉक्स होंगे। क्लियर हो गया? तो आप कहेंगे यस सर क्लियर हो गया। अगली बात, 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स जी एंड एफ विच इज केप्ट अबाव बॉक्स जी। ठीक है ना, बॉक्स जी और एफ के बीच 4 बॉक्स रखे गए हैं जो बॉक्स जी के ऊपर रखा गया है। अब याद रखो बच्चों, जो आपका बॉक्स है एफ वो किसके ऊपर है? जी के। और एफ और जी के बीच में कितने बॉक्स होंगे? आपके 4 बॉक्स होंगे। तो ये जानकारी हमें मिली है। अब हम इसी जानकारी को इसके अंदर रखने की कोशिश करते हैं। मैं कहूं यदि जी यहां पर है तो 1 2 3 4 छोड़कर कौन आ गया? एफ। यानी हमारी पहले केस के अंदर तो ये एंट्री हो चुकी है। दूसरे में यदि मैं कहता हूं जी यहां पर है तो 1 2 3 4 छोड़कर यहां पर कौन आ गया? आपका एफ आ गया। और यदि जी को यहां मानता हूं तो 4 छोड़कर आपका एफ के लिए जगह नहीं बचेगी। तो यहां भी एंट्री हो चुकी है। अब इस केस में देखना, जी यदि यहां है तो एफ यहां होगा। पर बच्चों इसका एक और केस बन सकता है, जी यदि यहां पर हो तो आपका एफ यहां भी तो हो सकता है। यानी ई यदि यहां पर है तो 2 संभावनाएं बन रही हैं, जी यहां होगा तो एफ यहां होगा, और यदि जी यहां होगा तो एफ यहां होगा। पर सबसे अच्छी बात क्या है, कोई भी जानकारी अभी हमारी पेंडिंग नहीं है। आगे बढ़ेंगे। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी एंड सी। ठीक है, जी और सी के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं। अब कहा है जी और सी के बीच 2 बॉक्स है। जी ये है तो 2 बॉक्स छोड़कर सी को बिठा दो, जी ये है तो 2 बॉक्स छोड़कर सी को बिठा दो, जी ये है तो 2 बॉक्स छोड़कर सी को बिठा दो, जी ये है तो 2 बॉक्स छोड़कर आप किसको बिठा दोगे? सी को बिठा दोगे। क्लियर है? तो आप कहेंगे यस सर क्लियर है। अब अगली बात, 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स सी एंड बी विच इज नॉट केप्ट अबाउ सी।
ध्यान दीजिएगा, बॉक्स सी और बी के बीच एक बॉक्स रखा गया है जो बॉक्स सी के ऊपर नहीं रखा गया है। यानी यहां पर कहा गया है कि सी और बी के बीच कितने बॉक्स है, एक ही बॉक्स है, ठीक है ना। और जो बॉक्स बी है ना वो सी के ऊपर नहीं है, तो जो बॉक्स बी है वो कहां होगा, सी के नीचे, यानी कुछ इस प्रकार। यानी ये होगा बच्चों कि बी और सी के बीच एक ही बॉक्स होगा और बी जो है ना वो सी के नीचे होगा। अब सी के नीचे एक जगह छोड़कर किसको बिठा दो, बी को, ठीक है ना। अब सी के नीचे एक जगह छोड़कर बी को बिठाओगे तो यहां पर क्या है बच्चों, वो बैठ ही नहीं पाएगा, यहां तो ई है, तो इसका मतलब ये केस हमारा क्या है, हट चुका है। यहां पर सी है तो एक जगह छोड़कर यहां पर बी आ जाएगा, यहां पर सी है तो एक जगह छोड़कर बी नहीं आएगा, तो ये भी केस आपका हट चुका है। तो प्यारे बच्चों देखो, दो संभावनाएं अपने आप हट चुकी हैं, हमें बस क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन बनते हुए चलेगा। अगला, बॉक्स ए इज केप्ट अबव बॉक्स डी, ठीक है ना। बॉक्स ए को कहीं ना बॉक्स डी के ऊपर रखा गया है, यानी जो बॉक्स ए है वो किससे ऊपर जाएगा, डी से ऊपर जाएगा। तो यानी यहां पर डी बनेगा तो यहां पर कौन आएगा, आपका ए आएगा, ठीक है ना बच्चों। और इसमें हम कहेंगे यहां पर आपका डी बनेगा तो यहां पर कौन आएगा, आपका ए आएगा। क्लियर है, तो आप कहेंगे यस सर क्लियर है। अब अगली बात देखिएगा, ए इज नॉट केप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स एफ। बॉक्स ए को बॉक्स एफ के ठीक नीचे नहीं रखा गया है, यानी बॉक्स ए जो है ना वो बॉक्स एफ के एकदम नीचे नहीं होगा। यहां पर देखोगे बॉक्स ए एफ के एकदम नीचे है, तो इसका मतलब ये केस भी आपका हट चुका है। यानी फाइनल जो केस बना वो आपका ये वाला बना, यानी ये हमारी अरेंजमेंट पूरी हो गई बच्चों। अब यहां कहा विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेज इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स एफ। निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, तो एफ के ऊपर जो ठीक है रखा गया बॉक्स है वो कौन सा है, ए है। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। तो प्यारे बच्चों देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या सीखा, देखो इतना लेवल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, पर मैंने ना एक लेवल ज्यादा से आपको ना कंसेप्ट क्लियर किए हैं कि आप संभावनाएं कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, और किस तरीके से। यहां पर मैंने कोशिश क्या की है बच्चों क्वेश्चन के अंदर कि मैं कोई भी स्टेटमेंट को पेंडिंग छोड़कर ना चल रहा हूं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर स्टेटमेंट को मैं साथ ही साथ क्या है फिक्स करता हुआ चलूं, और यही आपने करना है। तो यहां से अब जो अगले एग्जाम्पल आएंगे ना बच्चों वो आपके लेवल के आएंगे, जो आपको एक्चुअल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये कंसेप्ट जिस बच्चे को अभी अभी मैंने समझाया ये समझ में आ गया ना, अगले क्वेश्चन देखो चंद सेकंड में कैसे सोल्व होंगे, क्योंकि उनका लेवल कम है और एग्जाम में कम लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इतना हाई क्वेश्चन नहीं आएगा जितना मैंने आपको करवाया है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो यहां से आपने क्या सीखा है, यहां से आपने क्या सीखा बच्चों कि यदि आपके 3 केस भी बनते हैं, 3 क्या मैं कहूंगा 4, 3 से 4 केस भी बनते हैं, तो उन केस को बनाते हुए चलें। और बस इसके अंदर क्या है बच्चों, रीडिंग स्किल चाहिए, यानी आपके अंदर स्टेटमेंट को पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, और पढ़ने की यदि आपके अंदर क्षमता है तो क्वेश्चन अपने आप बनता हुआ चला जाता है। देखिएगा कैसे बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा है 6 बॉक्स हैं जी एच आई जे के और एल जो है ना एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, जरूरी नहीं है इसी क्रम में। फिर कहा जी नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, यानी नीचे से तीसरे स्थान पर। कुल मिलाकर कितने बॉक्स हैं बच्चों, तो आप कहेंगे सर 6 बॉक्स हैं। कितने बॉक्स हैं, 6। और जी जो है ना वो नीचे से तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, यानी यहां पर कौन आ गया, जी, जी का पता लग गया। अगला, जी और एच के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। फिर हमें बताया है कि ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी एंड एच, जी और एच के बीच में 2 बॉक्स होंगे, तो जी के नीचे आपका एच नहीं आ सकता क्योंकि इतनी जगह नहीं है, तो एच आपका यहां जाएगा, तो आप कहोगे यस सर। अगला, फिर कहा है एच और आई के बीच केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं, एच और आई के बीच कितने बॉक्स हैं, 3, ठीक है। 1 2 3 जगह छोड़कर मैं यहां पर आई को बिठा दूंगा। देखो क्वेश्चन अपने आप बन रहा है, मैं तो पढ़ रहा हूं बस बच्चों। अगला, जे जी के ठीक ऊपर रखा गया है, यानी जे जो है ना वो जी के एकदम ऊपर होगा। जी ये है तो जी के एकदम ऊपर कौन होगा, जे होगा, बिल्कुल है बच्चों। अगला, के आई के ठीक नीचे रखा गया है, के कहां पर है, आई के एकदम नीचे। आई के एकदम नीचे कौन है, के है, हमने बना लिया। अब बचा कौन बच्चों, जी आ चुका है, एच आ चुका है, आई आ चुका है, जे आ चुका है, के आ चुका है, बचा है कौन, एल।
अब क्वेश्चन ने क्या पूछा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन एच एंड एल, एच और एल के बीच कितने बॉक्स हैं, तो इन दोनों के बीच ध्यान से देखो कोई भी बॉक्स नहीं रखा गया है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, 0। ये है आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, या इससे थोड़े से ज्यादा मुश्किल आ सकते हैं। 5 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, 5 में आइडिया हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, अगले पर अब आते हैं बच्चों, उससे ज्यादा लेवल नहीं आएगा जो मैं करवा रहा हूं। पहला जो मैंने आपको करवाया वो एग्जाम्पल के तौर पे करवाया, ताकि आपको क्या है सारी संभावनाओं के बारे में पता चल सके बच्चों, उससे चीजें समझनी क्या हो गई, आसान होगी, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अगला देखना बच्चों क्वेश्चन, यहां पर भी कितने बॉक्स बोले गए हैं, 6। कुल मिलाकर यहां भी कितने बॉक्स कहे हैं हमें, 6 बॉक्स कहे हैं, कि कुल मिलाकर 6 बॉक्स हैं, ठीक है। और वो कौन से हैं, P, Q, R, S, T और U, जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में हो। फिर कहा P नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, नीचे से तीसरे स्थान पर कौन है, P है, तो यहां पर P आ जाएगा, ठीक है। पिछले जैसा क्वेश्चन तो नहीं हो गया बच्चों, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। P और Q के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, P और Q के बीच 2, तो Q केवल आपका यहीं आ सकता है। अगला Q और R के बीच केवल 3 रखे गए हैं, 1 2 3, यहां पर कौन आ गया, आपका R आ गया। फिर उसके बाद S R के ठीक नीचे रखा गया है, S जो है वो R के एकदम नीचे है। अगला T Q के ठीक नीचे रखा गया है, T कहां पर है, Q के एकदम नीचे। थोड़ा बहुत बदलाव था, लगभग पिछले जैसा क्वेश्चन ही था बच्चों। अब बचा कौन, तो आपका बच गया P Q R S T U, वो यहां पर आ गया। अब क्वेश्चन ने पूछा U और S के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो यहां पर देखो बच्चों U और S के बीच कितने बॉक्स हैं, 2। तो प्यारे बच्चों ये बस इसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, सच्चाई बताऊं उससे ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखा कोई संभावना बनानी भी नहीं पड़ रही बच्चों। अगला क्वेश्चन 6 बॉक्स के आते हैं या फिर आपका 7 बॉक्स का आ सकता है, जैसे अगले वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कुल मिलाकर कितने डिब्बे हैं, 7 डिब्बे हैं, यानी अब हमारी जो व्यवस्था बनेगी वो 7 बॉक्स के लिए बनेगी बच्चों। अब उसमें पहले क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा कि 7 डिब्बे हैं, ये बताया गया है डी। अब इसमें कहा यू टी के ठीक ऊपर रखा गया है, ठीक है ना। यू जो है ना वो टी के एकदम ऊपर होगा, अभी इसको हम फिक्स नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है ना, वो तो कहीं भी हो सकता है। बहुत केस बन जाएंगे 6, इतने नहीं बनाने, 3 से 4 बनाएंगे हम, नहीं तो मैं क्या स्टेटमेंट का वेट करूंगा। ई डी के ठीक ऊपर रखा गया है, ई जो है वो डी के एकदम ऊपर है, ठीक है बात। केवल एफ एस के ऊपर रखा गया है, यानी एस के ऊपर केवल एक ही है, वो कौन है, एफ है, यानी एस आपका यहां पर होगा तो एफ आपका यहां पर होगा, क्योंकि केवल एफ एस के ऊपर है, एस के ऊपर एफ से के अलावा और कोई नहीं है। अगला यू के ऊपर केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। अब एक और बात कही है कि यू के ऊपर केवल 2 डिब्बे हैं, यानी यू जो है ना ऊपर से तीसरे स्थान पर आएगा, तभी तो यू के ऊपर कितने डिब्बे होंगे, 2। अब देखो एक जानकारी हमें साथ ही साथ पता थी कि यू जो है ना वो टी के ठीक ऊपर है, तो यू के ठीक नीचे कौन आएगा, आपका टी आएगा बच्चों, क्लियर है। अब अगला बात, फिर क्या कहा है, ई नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है, यानी ई जो है ना वो नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं हो सकता, यानी यहां पर इस जगह पर आपका कौन नहीं आ सकता, ई नहीं आ सकता बच्चों। तो इसका मतलब ई या तो यहां होगा या यहां होगा। अब ई यदि यहां है तो उसके नीचे डी आ जाएगा, ई यदि यहां है तो उसके नीचे डी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ई केवल यही पॉसिबल है और यहां पर डी आ जाएगा। अब बचा कौन है, डी ई एफ आर बचा है, आर को आप यहां पर रख दीजिए। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आर एंड एफ, आर और एफ के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो हमने यहां पर देखा आर और एफ के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं, 3 रखे गए हैं। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा प्यारे बच्चों, कि मैंने ना हड़बड़ाहट में एकदम क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, मैंने ना और एक वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन यानी जिसको आसानी से फिक्स किया जा सकता है, पहले उसकी कोशिश की है। तो हरदम याद रखना कि पहली कोशिश आपकी क्या रहेगी कि कोई ऐसी जानकारी हमें मिले जिसको हम आसानी से फिक्स कर सके, तो क्वेश्चन आपका वहीं से स्टार्ट होगा। एक और क्वेश्चन बच्चों, अब यहां पर भी 7 बॉक्स रहे हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन करवाऊंगा 8 बॉक्स का, उसके बाद आप ना इस चैप्टर का ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, 100% गारंटी है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर कहा गया है कि 7 डिब्बे हैं,
कितने डिब्बे हैं? 7। और एक और बात कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, ये चैप्टर ऐसा है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये आपका ना बच्चों, इसमें यदि कहोगे सर इसको जल्दी से कैसे किया जा सकता है, तो वो केवल प्रैक्टिस मांगता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। अब यहां पर 7 डिब्बे हैं, ए बी ई एफ एल एम और पी, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। एम नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है, नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है? एम है, यानी आपका यहां पर एम होगा। फिर अगली इंफॉर्मेशन, एम और बी के बीच केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं। एम और बी के बीच कितने? 3 डिब्बे, तो बी नीचे नहीं हो सकता, एम के ऊपर ही होगा। 1 2 3, यहां पर कौन आ जाएगा? आपका बी आ जाएगा। अगली जानकारी, पी एम के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है। पी जो है ना वो कहीं ना कहीं एम के नीचे है, और एम के नीचे एक ही जगह है, यानी उस पर कौन बैठा है? उस पर कौन सा डिब्बा है? पी है। अगला, बी और एफ के बीच केवल ई रखा गया है। बी और एफ के बीच केवल एक ही है, कौन है? आपका ई रखा गया है बी और एफ के बीच में। अब एक बात देखो बच्चों, एफ यानी कहां पर होगा? बी से एक बॉक्स छोड़कर, तो यानी वो ऊपर तो है नहीं इतनी जगह, तो वो तो नीचे ही आएगा। तो बी से एक बॉक्स छोड़कर कौन होगा? एफ। तभी तो बी और एफ के बीच में एक ही बॉक्स आ सकता है, और बी और एफ के बीच में केवल बॉक्स जो रखा गया है वो कौन सा है? आपका ई है बच्चों। अगला, ए बी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। ए कहीं ना कहीं बी के कहां पर है? ऊपर, वो किसी भी स्थान पर हो सकता है। अब बी से ऊपर एक ही स्थान है, तो वहां पर कौन आ गया? आपका ए आ गया। अब बचा कौन? ए बी ई एफ एल बच गया, एल यहां आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है बच्चों? ध्यान दो, एल और पी के बीच कितने डिब्बे हैं? तो एल और पी के बीच यहां पर कितने डिब्बे हैं? 1। अब आपने ना इस क्वेश्चन के अंदर एक और बात देखोगे बच्चों, वो बात क्या है? थोड़ा सा यदि पीछे चले, हमारी ये अरेंजमेंट बहुत पहले बन चुकी थी, यानी कई बार आप जब प्रैक्टिस करो तो पजल के क्वेश्चनों में ना याद रखना कि आपको ना ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन पूरा बनाने की जरूरत नहीं होती बच्चों, उससे पहले ही आपका आंसर आ जाता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में विश्वास कीजिएगा हम काफी पहले आंसर निकाल चुके होते, यानी मैं कहूं बच्चों ये बी वाली लाइन मैं नहीं पढ़ता, केवल यहीं तक मैं स्टेटमेंट पढ़ता तो अपने क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी आ चुका था। तो ये होता है बच्चों। चलेगा, ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन, 8 डिब्बों वाला है। इस बार कितने डिब्बे कहे हैं? 8 बॉक्स कहे हैं बच्चों आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिब्बे, यानी ए बी सी डी ई एफ एच और जी हैं, जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। डिब्बा ए और जी के बीच 4 डिब्बे रखे गए हैं, जो डिब्बा ए के ऊपर रखा गया है। देखो ये जो का मतलब मैंने आपको सीटिंग अरेंजमेंट बताया था, जो आखिरी व्यक्ति के लिए यूज होता है, यानी जी के लिए। यानी जो है ना बच्चों, जो जी डिब्बा है वो किसके ऊपर है? ए के ऊपर है, ठीक है ना। और जी और ए के बीच कितने होंगे? 4 होंगे। जी और ए के बीच कितने होंगे? 4 होंगे। अब आप कहेंगे सर हम इसको एंटर कर लें, तो इसमें केस जो है ना कई बनेंगे, तो आप क्या स्टेटमेंट का वेट कर सकते हो, ठीक है ना, वेट कर सकते हो, आप स्टेटमेंट का वेट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। कोई फिक्स वाली मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। अगली बात, बी और एफ के बीच 3 डिब्बे रखे गए हैं, जो बी के नीचे रखा गया है, यानी एफ यहां पर बी के नीचे है, और बी और एफ के बीच कितने हैं आपके? 3 डिब्बे हैं। बी और एफ के बीच कितने डिब्बे हैं? 3 डिब्बे हैं, ठीक है ना। अगली बात, डिब्बा बी सबसे ऊपर नहीं रखा गया है, यानी बच्चों अब इसको ना नेगेटिव इंफॉर्मेशन आप यहां पर साइड में नोट कर लो कि यहां पर बी नहीं हो सकता। साइड में नोट कर लिया मैंने कि बी आपका यहां नहीं हो सकता, ठीक है। अगली बात, डिब्बा ई डिब्बा सी के ठीक ऊपर रखा गया है। जो डिब्बा ई है ना वो एकदम किसके ऊपर है? सी के ऊपर है, ठीक है। अगला, डिब्बा एच डिब्बा ई के ऊपर रखा है, लेकिन ठीक ऊपर नहीं है। जो डिब्बा एच है ना वो किसके ऊपर होगा? ई के ऊपर होगा। यानी बच्चों देखो एक बात पता लगी, ई के ठीक नीचे कौन है? आपका सी है, ठीक है ना। और जो आपका कौन सा डिब्बा दिया है? एच, वो कहीं ना कहीं ई के ऊपर है, ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। अगला,
डिब्बा जी डिब्बा डी के ठीक ऊपर रखा गया है, जो सबसे नीचे नहीं रखा गया है। अब कहा जो जी है ना वो एकदम किसके ऊपर है, डी के ऊपर है। जी जो है ना वो एकदम किसके ऊपर है, डी के ऊपर है। पर डी जो है ना वो सबसे नीचे नहीं रखा गया है। जी डी जो है ना वो कहां नहीं रखा गया है, सबसे नीचे। ठीक है, ठीक है, डिब्बा डी जो है ना सबसे नीचे, यानी यहां भी कौन नहीं आ सकता, आपका डी नहीं आ सकता, याद रखिएगा। अब अगली बात, डिब्बा डी और जी के बीच एक से अधिक डिब्बे रखे गए हैं। डिब्बा डी और जी के बीच एक से ज्यादा बॉक्स है, यानी याद रखना बच्चों यहां पर कि डी और जी के बीच ना एक से ज्यादा बॉक्स है। ठीक है ना, पर यहां पर एक मिनट रुकिएगा बच्चों, स्टेटमेंट में मुझे कुछ डाउट है। डिब्बा जी डिब्बा डी के ठीक ऊपर रखा गया है, जो सबसे नीचे नहीं रखा गया। अच्छा, वो ठीक ऊपर नहीं बोला था, ठीक है ना बच्चों। डी और जी के बीच क्या है, एक से ज्यादा है बॉक्स। डी और जी के बीच एक से ज्यादा बॉक्स है, यानी यहां पर ठीक ऊपर नहीं है बच्चों। ध्यान रखना कि बस इतना पता है, जी जो है ना वो डी के ऊपर रखा गया है। क्लियर है पॉइंट। अब देखो बच्चों, मैं ना यहां से स्टार्ट कर लेता हूं कि मैं जी और ए की पोजीशन फिक्स करने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना, अब हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन की शुरुआत करनी होगी, यहां पर पॉसिबिलिटी बनेगी। मैं जी को यहां मानता हूं तो 1 2 3 4 बॉक्स छोड़कर ए यहां होगा। जी को यहां मानता हूं तो 1 2 3 4 बॉक्स छोड़कर ए यहां होगा। जी को यदि यहां मानता हूं तो 1 2 3 4 बॉक्स छोड़कर ए यहां होगा। क्लियर है बच्चों, तो ये एंट्री हमारी हो चुकी है। अब अगला, फिर हमें अगली बात जो पता थी, अब देखो जी और ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, तो जी और ए के बारे में यहां इंफॉर्मेशन है, पर डी को हम कहां फिक्स करें अभी नहीं कह सकते। आप इसको कोशिश करो, बी और एफ के बीच कितने बॉक्स है, 3 बॉक्स है। अब यहां देखो, बी यदि यहां होगा तो एफ यहां नहीं हो सकता, और बी यदि आपका यहां पर है तो 3 बॉक्स छोड़कर यहां पर कौन होगा, आपका एफ होगा। ठीक है ना बच्चों, आप कहेंगे यस सर। अब इसका एक और केस आपका बन सकता है बच्चों, जी आपका ये था और ए आपका ये था, एफ आपका ये था, रुकिएगा, ए आपका ये था, हाँ ए ये था। अब मैं कहूं यहां तो आपका बी हो गया, बी यदि यहां होगा तो 1 2 3 बॉक्स छोड़कर एफ यहां भी तो हो सकता है, तो आप कहोगे यस सर। ठीक है ना, अब दूसरे केस में आएंगे हम। दूसरे केस में ध्यान से देखना बच्चों, यदि जी आपका यहां पर है तो ए तो यहां है, वो तो बात फिक्स हो चुकी है। बी यहां नहीं हो सकता क्योंकि बी के लिए यहां पर मना है। बी यदि यहां पर है तो 1 2 3 यहां पर, फिर एफ नहीं हो सकता, तो बी यहां भी नहीं हो सकता जहां पर अभी लिखा हमने, तो बी इस केस में यही हो सकता है और एफ आपका यहां हो सकता है। तो आप कहेंगे ठीक है सर, ये भी फिक्स हो गया। अब अगले में जाएंगे बच्चों, बी को हम यहां नहीं मान सकते, ठीक है ना, यहां के लिए मना है। बी को यहां बिठाता हूं तो 1 2 3 छोड़कर यहां पर कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा, और बी को यहां मानता हूं तो एफ यहां नहीं हो सकता। तो हमारी अब 4 संभावना होगी और ये 2 स्टेटमेंट पूरी। देखो कैसे पूरा हो रहा है बच्चों, आराम से पूरा होगा आपका। ई जो है ना वो सी के एकदम ऊपर है, तो यानी ये वाली जानकारी, ई जो है ना सी के एकदम ऊपर है, यानी ये दोनों एक साथ बैठेंगे, तो ये इस केस में केवल यहीं बैठ सकते हैं दोनों एक साथ। यहां पर ई और सी दोनों एक साथ यहां बैठ सकते हैं केवल, यहां पर ई और सी एक साथ केवल यहां पर बैठ सकते हैं, और यहां पर ई और सी एक साथ केवल आपका यहां बैठ सकते हैं। तो आप कहोगे यस सर, सब बन रहा है बच्चों स्टार्टिंग से ही। अब देखो एच जो है ना वो ई के कहीं ना कहीं ऊपर है, यानी ई के ऊपर कहीं ना कहीं कौन बैठा है, एच बैठा है। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहां कौन होगा, डी होगा। पर बच्चों उसके अकॉर्डिंग यहां डी नहीं हो सकता क्योंकि डी के लिए तो यहां मना था, तो यानी ये केस हट गया आपका। ठीक है ना बच्चों, ई के ऊपर कौन आएगा, आपका एच आएगा। अब ये इन दोनों जगह पर कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, तो उसको अभी पेंडिंग, यानी एच आपका यहां भी हो सकता है, एच आपका यहां भी हो सकता है। ठीक है ना बच्चों, अगला यहां पर ई के ऊपर यदि मैं एच को बिठा देता हूं तो डी आपका यहां आ जाएगा, यहां ई के ऊपर एच नहीं आ सकता, तो ये भी आपका हट गया बच्चों। ठीक है ना, अब एक और हमें यहां पर कहा था कि एच जो है ना वो ई के एकदम ऊपर नहीं होगा। अब एच ई के एकदम ऊपर यहां पर नहीं है। अब हमें यहां पर देखना है बच्चों कि यहां पर यदि मैं इसका भी केस आपको पैरेलल बनाकर दिखाऊं ना,
ये जैसे मैंने जी कहा, ये आपका बी हो गया, ये आपका ई हो गया, ये आपका सी हो गया, ये ए हो गया, ये एफ। यानी एच यदि यहां है तो यहां कौन होगा, डी होगा। और यदि मैं कहूं एच यहां है तो यहां कौन होगा, डी होगा। तो अब आपके पास 3 केस है बच्चों। अब हमारे पास बारे में एक और बात कही थी, क्या जी जो है ना वो डी के ऊपर होगा। तो यहां पर देखा जी डी के ऊपर है, यहां जी डी के ऊपर है, ठीक है ना, पर यहां जी डी के ऊपर नहीं है, तो ये केस आपका हट गया बच्चों। ठीक है, अगली बात, डी और जी के बीच एक से ज्यादा बॉक्स होंगे। यहां पर डी और जी के बीच एक से ज्यादा बॉक्स नहीं है, तो ये भी केस हट गया। यहां डी और जी के बीच देखो एक से ज्यादा बॉक्स है, तो फाइनल केस आपका ये बना बच्चों। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा बच्चों, क्वेश्चन ने पूछा है डी और जी के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं। तो यहां पर डी और जी के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं, 3। तो बच्चों आपने देखा, देखो हाई लेवल भी करवा दिया है थोड़ा जानबूझकर, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर भी आपने एक बात देखी, मैंने क्वेश्चन ना बच्चों पहले स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है ना, पहले सारी स्टेटमेंट लिखी, कोई मुझे फिक्स वाली प्रॉब्लम नहीं आई। पर फिर मैंने क्या है, पहली ही स्टेटमेंट से स्टार्ट किया, और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे केस बनते गए और अपने आप हटते चले गए, और क्वेश्चन हमारा क्या है, कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है ना। तो बच्चों आपको बस एक ही बात, एक्चुअल में यदि मैं कहूं तो जो ये मैंने 4 क्वेश्चन करवाए थे ना, 1 2 3 4, आपके एग्जाम में यही लेवल आ रहा है जिसमें हमें दूसरी संभावना बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी गलती से लेवल बढ़ जाएगा तो मैंने संभावना बढ़े हुए भी क्वेश्चन आपको क्या है, करवा दिए हैं। क्लियर है बच्चों। प्यारे बच्चों, वीडियो यदि आप सभी को पसंद आ रहा है तो साथ ही साथ अपने आने वाले एग्जाम की प्रैक्टिस को और मजबूत करने के लिए आप रीजनिंग के ये प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं। ये स्पेशली एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बनाए गए हैं, और जो प्रैक्टिस सेट है ना वो चैप्टर वाइज है, और प्रीवियस ईयर के 2019 से लेकर 2025 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। और साथ ही साथ एसएससी के जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना वो भी मैंने इसके अंदर क्या है, डाल दी है। बुक जो है दोनों ही लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है, जिसको हिंदी में परचेज करनी है वो हिंदी में परचेज करे, और जिसको इंग्लिश में परचेज करनी है वो इंग्लिश में परचेज करे। और विश्वास कीजिएगा, जो आपका आने वाला एसएससी जीडी का एग्जाम है उसमें रीजनिंग सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चे, बेसिक ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहूंगा, बस केवल इतना कहना चाहूंगा बच्चों कि इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें कुछ वही तरीका अपनाना है जो तरीका बॉक्स बेस्ड पजल में बनाया। बस यहां पर हमारे लिए चीज क्या आसान हो जाती है, जब वो कहता है कि कोई 6 मंजिला इमारत है, ठीक है ना, 6 मंजिला इमारत है, और सबसे नीचे वाली मंजिल को ना 1 कहा जाता है, सबसे नीचे वाली मंजिल को 1, तो हम ऐसा लिखेंगे 1 2, उसके ऊपर तीसरी मंजिल, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी। तो हम क्या है, इसको ना फिक्स करके चलेंगे, तो इससे हमारे लिए एक वेरिएबल फिक्स होने से काम क्या है, आसान हो जाता है। अब मैं इसको यहां पर भी जैसे पिछली बार बॉक्स बेस्ड पजल बताई थी, तो एक थोड़ा मॉडरेट लेवल का यानी अच्छे लेवल का क्वेश्चन लूंगा, जिसके अंदर सारे टाइप के कंसेप्ट क्या आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो एक्चुअल आपके एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चनों की कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो यहां पर देखना बच्चों, जैसे जिस टाइप से आपने बॉक्स बेस्ड पजल की थी ना, वैसा ही कुछ ये भी होता है बच्चों। यहां पर आपको कहा गया है कि 7 व्यक्ति हैं, MNOPQS और R एक 7 मंजिला इमारत में इस प्रकार रहते हैं कि भूतल की संख्या 1 है और उसके ऊपर की मंजिल की संख्या 2 है और सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या 7 है, यानी 7 पर्सन्स हैं बच्चों, MNOPQS और R, और वो 7 स्टोरी बिल्डिंग पर रहते हैं, ठीक है ना। और जिसमें जो ग्राउंड फ्लोर है ना वो क्या आपका 1 है, तो ऊपर वाला फिर क्या होगा 2, उसके ऊपर होगा 3rd फ्लोर, फिर 4th फ्लोर, फिर आपका 5th, फिर 6th, और फिर क्या है 7th, इस प्रकार कुछ। अब अगला पॉइंट क्या कहा गया है बच्चों, ध्यान दिए, P lives on an odd number floor, ठीक है ना। P जो है ना वो विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। P कहां रहता है, विषम संख्या वाली मंजिल पर, यानी P आपका यहां भी हो सकता है, P आपका यहां भी हो सकता है, P आपका यहां भी हो सकता है, P आपका यहां भी हो सकता है। क्लियर है ना, 4 संभावनाएं हैं बच्चे, ठीक है ना। फिर कहा है बच्चों 3 पर्सन लिव बिटवीन P एंड S, ठीक है ना बच्चे। P और S के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं, P और S के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, 3। अब मैं आपसे एक बात पूछूं बच्चों, ठीक है ना, यदि मैं इसको फिक्स करने की कोशिश भी करता हूं, मैंने कहा यदि ये आपका P है तो 1 2 3 यहां पर कौन आ गया, S, ठीक है। या फिर दूसरा क्या है, P 5वीं मंजिल पे होगा तो 1 2 3 छोड़कर कौन आ गया, S आ गया। या P तीसरी मंजिल पर होगा तो फिर 1 2 3 छोड़कर यहां S आ जाएगा, नीचे तो पॉसिबल नहीं है। फिर P यदि पहली मंजिल पर है तो 1 2 3 छोड़कर S, तो आपकी ये 4 संभावना बन रही है, तो आप कहोगे यस सर। फिर है
टू पर्सन लिव बिटवीन एस एंड ओ, एस और ओ के बीच दो व्यक्ति रहते हैं। एस और ओ के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? दो। तो ओ एस के नीचे यहां नहीं हो सकता, इतनी जगह नहीं है, तो ओ आपका यहां पर आएगा। एस यदि यहां है तो ओ केवल यहीं हो सकता है, दो जगह छोड़कर। एस यहां है तो दो जगह छोड़कर ओ यहां होगा। एस यहां है तो दो जगह छोड़कर ओ आपका यहां पर होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे यस सर। अगला, ओ क्यू के ठीक ऊपर रहता है, ठीक है ना। ओ लिव्स इमीडिएटली अबाउ क्यू, क्यू के एकदम ऊपर ओ रहता है, यानी क्यू ओ के एकदम नीचे होगा। ओ के एकदम नीचे कौन होगा? क्यू। ओ के एकदम नीचे कौन होगा? क्यू। ओ के एकदम नीचे क्यू होना चाहिए, जो इस केस में नहीं है तो ये केस हटा देंगे। ओ के नीचे एकदम क्यू होना चाहिए, जो इस केस में नहीं है तो ये भी हटा देंगे। तो देखो बच्चों वही पॉइंट है, आप बनाते चलो, केस अपने आप हटता हुआ चलेगा। अगला, टू पर्सन लिव बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच दो व्यक्ति रहते हैं। क्यू और आर के बीच दो व्यक्ति रहते हैं, यदि क्यू यहां है तो दो जगह छोड़कर यहां पर आर होगा। क्यू यहां है तो दो जगह छोड़कर यहां पर आर होगा। अगला पॉइंट, बोथ एन एंड एम लिव अबाउ एस, एन और एम दोनों एस के ऊपर रहते हैं। एन और एम जो है ना वो दोनों ही एस के ऊपर हैं, यानी एस के ऊपर दो जगह होनी चाहिए। क्या यहां पर एस के ऊपर दो जगह है? तो आप कहोगे नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। एन एम एस के ऊपर। अब यहां पर पता है दिक्कत क्या है बच्चों? दिक्कत ये है कि एन कहां होगा और एम कहां होगा ये हमें कंफर्म नहीं है, पर ये दोनों किसके ऊपर हैं? एस के ऊपर है। एन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इसी प्रकार एम भी यहां हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यानी ये दोनों जगह किसके लिए है? एन और एम के लिए। क्वेश्चन ने पूछा निम्नलिखित में कौन सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है? अब सबसे ऊपर वाली मंजिल पर या तो एन होगा या कौन होगा? एम होगा। तो यानी हम कहेंगे एम या एन, ये दोनों, तो यानी ये आइदर वाला बन जाएगा, यानी आंसर क्या होगा? या तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, हम श्योर नहीं है, इन दोनों में से कोई एक होगा। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद है ना बॉक्स बेस्ड पजल की आपने साथ ही साथ प्रैक्टिस की होगी ना, तो फ्लोर बेस्ड पजल आज ना आपको आसान लगेगी बच्चों, ठीक है ना। देखिएगा जैसे अगले क्वेश्चन में भी देखना, यहां पर कहा है, अब ये है आपका पहला क्वेश्चन जो आपके एक्चुअल एग्जाम में आएगा, इस टाइप का लेवल आपके एग्जाम में आता है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहा इस बार ना 6 मंजिला इमारत है बच्चों, 6 मंजिला इमारत है, और सबसे नीचे वाली जो है ना वो क्या है? फ्लोर 1 है। तो ये नीचे वाली लाइन कैंसिल कर दो क्योंकि 7 की टेबल है। तो ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, और ये क्या हो गया? छठा हो गया। अब अगली बात यहां पर क्या कही गई है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको जो सबसे पहले पॉइंट बोला है वो क्या? ए लिव्स ऑन अ फ्लोर विच इज अ प्राइम नंबर, ठीक है ना। ए एक अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर रहता है, यानी ए जिस मंजिल पर रहता है ना वो एक प्राइम नंबर है। 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता, यानी ए या तो दूसरी पर होगा, या तीसरी पर होगा, या पांचवी पर, इन तीन में से किसी एक जगह पर होगा। अगला पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ फ्लोर्स ऑन विच ए एंड ई लिव इज 3, ए और ई जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 3 है, यानी ए और ई जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका गुणनफल कितना है? 3 है। यानी बच्चों में इसको सीधा वो एक ही तरीके से पॉसिबल है कि एक 1 पर रहता होगा और एक 3 पर रहता होगा। तो यानी एक के लिए अब देखो जो ए है वो आपका 1 पर तो नहीं हो सकता, वो या तो 2 पे है, या 3 पे है, या 5 पे है। अब ये भी कंडीशन पूरी करनी है कि ए और ई जिन मंजिलों पर रहता है उनका गुणनफल 3 आना चाहिए। तो उसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि ए रहता है आपका तीसरी मंजिल पर और ई रहता है आपका पहली मंजिल पर। ये हो गया, तो आप कहेंगे यस सर। अगला, ओनली 2 पीपल लिव अबाउ बी, बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। बी के ऊपर केवल कितने व्यक्ति रहते हैं? 2, यानी बी यहां पर आएगा, और उससे ऊपर कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। अगला, एफ लिव्स इमीडिएटली बिलो सी, एफ सी के ठीक नीचे रहता है। एफ जो है ना वो सी के एकदम नीचे, ठीक है ना। तो ये दोनों एक साथ यहीं आ सकते हैं, तो सी के एकदम नीचे कौन रहता है? आपका एफ। अब बचा कौन बच्चों? तो आपका बच गया ए बी सी डी बच गया, डी आपका यहां पर आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा कि हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन डी एंड एफ, तो डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? 2। नेक्स्ट अगला देखिएगा बच्चों, यहां पर भी हमें क्या है? 6 मंजिला इमारत दी है, 6 मंजिला इमारत दी है, तो ये नीचे वाली लाइन ना आप कैंसिल कर दो, इसको कंसीडर नहीं करेंगे हम। यानी ये आपका सबसे निचली संख्या को क्या कहा गया है? 1 ही कहा गया है। वही है बच्चों, ये पहला होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। अब क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है यहां पर, एफ और डी जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 15 है।
एफ और डी जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका गुणनफल कितना है, 15 है। अब 15 के ऐसे फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, कोई दो संख्याएं ऐसी जिनका गुणनफल 15 हो तो वो क्या हो सकता है। आप कहेंगे 1 और 15, तो 1 और 15 तो नहीं, 15 तो कोई मंजिल है नहीं तो 15 को तो लेंगे नहीं। फिर 2 गुना में तो नहीं हो सकता, फिर 3 और 5, यानी दो पॉसिबिलिटी है कि 3 और 5 होगा। ठीक है ना, एक ही संभावना है एफ और डी में कि एक तीसरे पर है तो दूसरा किसमें पर होगा, 5वें पर होगा। अगली लाइन देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर हम मान ही लेते हैं एफ यदि 5वें पर है तो डी होगा तीसरे पर, और यदि डी 5वें पर है तो एफ होगा तीसरे पर। ये जानकारी को फिक्स ही कर देते हैं, दो ही तो केस बन रहे हैं। अगला, ई सी के ठीक ऊपर रहता है। ई जो है ना वो सी के एकदम ऊपर है, ई सी के एकदम ऊपर है, यानी ई और सी दोनों एक साथ आएंगे। वो दोनों एक साथ केवल यहां पर आ सकते हैं, यहां तो एक साथ नहीं हो सकते। तो ई को एकदम सी के ऊपर बिठा दीजिएगा, ई को एकदम सी के ऊपर, ये भी मैंने कर लिया। अगला, ए और डी जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका योग 7 है। ए और डी जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका योग कितना बनेगा, 7। जैसे इस केस में डी आपका तीसरे पर है तो ए आपका किस पर जाएगा, आपका चौथे पर, तभी तो 3 और 4 7 होगा। अब डी 5वें पर है तो ए दूसरे पर होना चाहिए, पर दूसरे पर तो ई है, यानी ये केस आपका हट चुका है। अब बचा हुआ बी आपका यहां पर आ जाएगा, यानी फाइनल केस आपका यही बना। अब पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द फ्लोर्स ऑन विच ए एंड ई लिव्स। अब ए रहता है 4 पर और ई रहता है 2 पर, तो इन दोनों का सम कितना आ गया, 4 और 2 6, यानी क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। इतनी ही आसान है बच्चों जो एग्जाम में आते हैं एक्चुअल में जो क्वेश्चन। अगला देखना बच्चों, अब यहां पर 7 मंजिला इमारत दी है। कितनी दी है, 7 मंजिला इमारत। यहां पर मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6 7। अब क्वेश्चन ने क्या कहा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ने कहा सी छठी मंजिल पर रहता है। ठीक है ना, सी जो है ना वो छठी मंजिल पर रहता है, तो सी को बिठा दीजिएगा। सी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। सी और एफ के बीच कितने, 3, 1 2 3 जगह छोड़कर किसको भी बिठा दो, एफ को बिठा दो। अगला, ए एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ए रहता है सम संख्या वाली मंजिल पर। ए आपका दूसरी पर तो हो नहीं सकता, वहां पर तो कौन फिक्स हो चुका है, एफ, यानी ए या तो रहता है चौथी मंजिल पर, छठी पर नहीं हो सकता, वहां सी है, तो ए आपका केवल चौथी मंजिल पर ही आ सकता है जब सम संख्या वाली। इवन नंबर की तो आपकी एक ही जगह बची थी ना, बाकी तो सी और एफ ने ऑक्यूपाई कर ली थी। अगला, डी बी के नीचे लेकिन एफ के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। यहां पर देखो बच्चों, जो डी है ना वो कहीं ना बी के नीचे है, कहीं ना कहीं बी के क्या है, नीचे है, लेकिन एफ के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर है। लेकिन किससे ऊपर है, एफ के एकदम ठीक ऊपर। अब बच्चों यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, डी एफ, डी जो है ना एफ के एकदम ऊपर आना चाहिए। ये हमें जो कंडीशन दी है ना उसमें पूरा तो नहीं हो रहा। डी एफ के एकदम ऊपर, 2 एक साथ, हाँ चलेगा, यहां पर हो गया बच्चों। डी को हमें एफ के एकदम ऊपर बिठाना ना, तो एफ के एकदम ऊपर यहां पर आपका डी आएगा। अब बी इन दोनों में से कहीं भी हो सकता है, यानी आपका, यानी मैं कहूं 2 संभावनाएं आपको बनाकर दिखा दूं, तो जो बी है वो आपका यहां भी हो सकता है, बी आपका यहां भी हो सकता है। क्लियर है। अगला पॉइंट, ई सी के ऊपर वाली मंजिलों में से किसी एक पर रहता है। ई जो है ना सी के ऊपर वाली किसी एक मंजिल पर रहता है। सी के ऊपर यहां पर एक ही मंजिल है, उस पर बी रहता है, तो ई यहां नहीं हो सकता, तो ई आपका 100% यहीं पर होगा। अब बचा हुआ कौन है, ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी आ चुका है, डी ई एफ बच गया जी, वो यहां आ जाएगा। सबसे निचली मंजिल पर कौन रहता है, तो आपने देख लिया बच्चों, सबसे नीचे वाली मंजिल पर जगह किसके लिए बची है, जी के लिए, तो वो कौन रहता है, जी रहता है। तो बच्चों देखो 6 या 7 वाला ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है ना। यहां पर एक क्वेश्चन और लीजिएगा बच्चों, यहां पर एक क्वेश्चन, 7 दोस्त हैं, वही 7 मंजिला इमारत पर रहते हैं। एक बार ना कई बार चेक कर लिया और कई बार ना वो ऊपर वाली को भी ना, ऊपर वाले फ्लोर को 1 कह सकता है, तो वो भी एक बार क्रॉस चेक कर लो। यहां पर तो नीचे वाला ही दिया है कि नीचे वाला फ्लोर 1 होगा। 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर आपको कहा गया है एम पहली मंजिल पर रहता है। एम कहां पर रहता है, पहली ही मंजिल पर कौन रहता है, एम रहता है। क्यू एम के ठीक ऊपर रहता है। एम के एकदम ऊपर कौन है, क्यू है।
Q और N की मंजिलों के बीच केवल 4 दोस्त रहते हैं। Q और N के बीच कितने रहते हैं? 4 दोस्त, यानी 1 2 3 4 छोड़कर यहां पर किसको बिठा दो? N को बिठा दो। ठीक है, अगला P और M की मंजिलों के बीच केवल 3 दोस्त रहते हैं। P और M के बीच 3, यानी 1 2 3 यहां पर आ जाएगा आपका P, क्योंकि M यहां पर है। R O के ठीक नीचे रहता है। R जो है ना वो O के एकदम नीचे है, यानी O और R एक साथ होने चाहिए, और R O के ठीक नीचे, तो वो यहीं पर पॉसिबल है। O के ठीक नीचे कौन होगा? R। अब देखो P Q बचा कौन आपका? S बचा, S यहां पर आ गया, अरेंजमेंट बन गई बच्चों। यही क्वेश्चन आ रहे हैं बस। छठी मंजिल पर कौन रहता है? तो छठी मंजिल पर बच्चों S रहता है। या एक लेवल एक्स्ट्रा क्या आ सकता है बच्चों, वो देखेंगे हम आखिरी क्वेश्चन पर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें 8 मंजिला इमारत कही है बच्चों, तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसके अंदर जोड़ लेंगे लाइन। इस बार 8 मंजिला इमारत कही है। सबसे नीचे वाली क्या है? 1 है, यानी ये 1 है। पेन का चेंज कर लेता हूं बच्चों। हाँ, ये आपका पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। मैक्सिमम 8 का आ सकता है, और 8 का आना भी मुश्किल है बच्चों, फिर भी करवा रहा हूं एक क्वेश्चन। अब यहां पर देखो, ए के ऊपर 3 से अधिक व्यक्ति नहीं रहते हैं। ए के ऊपर ना 3 से ज्यादा व्यक्ति नहीं रहते, यानी आप कह सकते हैं ए के ऊपर या तो कोई नहीं रहता, या एक ही व्यक्ति रहता है, या 2 रहते हैं, या मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये 4 संभावना बन गई, तो आप कहोगे यस सर। ए और एफ के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं, जो सी के ठीक ऊपर रहता है। ए और एफ के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? 3, और एफ एकदम किससे ऊपर है? सी से ऊपर है। ये बात याद रखनी है बच्चों, ठीक है ना। और यहां पर यदि देखा जाए, ये भी तो हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। एक केस तो ये बन गया, या हम कहेंगे ये एफ हो गया, एफ और ए के बीच कितने हो गए? 3, और ये आपका सी हो गया, ठीक है ना। तो पहले तो ए और एफ के बीच 3 बिठाओ। ए यदि यहां है तो एफ आपका यही होगा इस केस में। ए यहां है तो एफ नीचे की ओर यही हो सकता है, क्योंकि ऊपर की ओर इतनी जगह नहीं है। ए यहां है तो एफ यहां हो सकता है, ए के ऊपर इतनी जगह नहीं है। और ए यहां पर है तो एफ आपका केवल यही हो सकता है, उतनी ऊपर जगह नहीं है। और एफ के ठीक नीचे कौन होना चाहिए? सी। तो यानी ये वाला केस तो आप हटा दो बच्चों, इस वाले केस का तो कोई महत्व नहीं है। क्लियर है पॉइंट? तो आप कहोगे यस सर। अगला, सी और डी के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। सी और डी के बीच कितने व्यक्ति? 2। सी यहां है तो डी यही हो सकता है, सी यहां है तो डी यही हो सकता है, सी यहां है तो डी आपका यही हो सकता है। अगला, डी और ई के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। डी और ई के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? 2। अब डी यदि यहां है तो ई यहां नहीं हो सकता, और ऊपर जगह नहीं है। डी यहां है तो ई यहां नहीं हो सकता, तो यहां पर ई होगा, क्योंकि डी और ई के बीच 2 बिठाने हैं। अब डी और ई के बीच 2 बिठाने हैं, तो वो यही पॉसिबल है। तो यहां पर तो मैं पहले केस में ई को कहीं नहीं बिठा पाया, तो इसका मतलब ये केस क्या है? हट चुका है आपका। अगला, जी एच के नीचे लेकिन बी के ऊपर रहता है। जी जो है ना वो एच के क्या है? नीचे है, लेकिन किसके ऊपर है? बी के। यानी पहले एच आएगा, फिर जी आएगा, फिर कौन आएगा? बी आएगा। पहले एच आएगा, फिर जी आएगा, फिर आपका बी आएगा। पहले एच आएगा, फिर जी आएगा, फिर आपका बी आएगा। अरेंजमेंट तो पूरी हो गई, पर 2 संभावना है। जी सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता। जी जो है ना सम संख्या वाली मंजिल पर, जी यहां पर देखो चौथी मंजिल पर है, तो यानी ये केस आपका हट गया, यानी फाइनल केस आपका ये बना। अब क्वेश्चन ने 95 में लिखे में से कौन तीसरी मंजिल पर रहता है? तो तीसरी मंजिल पर कौन रहता है बच्चों? बी, यानी नन ऑफ दीज, जो हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब शेड्यूल बेस्ड जो पजल होती है ना बच्चों, उनमें सबसे पहले समझिएगा कि किस किस टाइप की पजल आती है आपका। देखिएगा बेसिकली इसके अंदर ना 3 टाइप की पजल आती है। एक तो होती है डे बेस्ड पजल, यानी जो दिनों के ऊपर आधारित होती है, ठीक है। फिर एक होती है आपकी मंथ बेस्ड पजल, जो कि महीनों के ऊपर आधारित होती है। और कई बार आपको देखने को मिलती है ईयर बेस्ड पजल,
यानी जो वर्ष के ऊपर आधारित होती है। अब इन तीनों पजल्स की खास बात क्या होती है कि इसमें एक वेरिएबल ऐसा होता है जिसको हम आसानी से फिक्स कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कहता है कि सोमवार से शुक्रवार कुछ लोग काम से जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मंडे टू फ्राइडे के अकॉर्डिंग वो डेज को आप क्या है फिक्स कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि वो अलग अलग महीने दे देता है, जब वो महीनों की बात करता है ना, तो आपको ना महीनों की जब भी आपको अरेंजमेंट करनी है तो उसमें याद रखना, मान लो जनवरी सबसे पहले आता है, फिर वो मार्च देता है, फिर वो जून देता है, फिर वो देता है अक्टूबर, फिर देता है दिसंबर। अब आपने देख लिया ये इसी अकॉर्डिंग अरेंज होंगे, 5 महीने दिए हैं अलग अलग, तो ये इसके अकॉर्डिंग ही अरेंज होंगे। अब इनमें ना दिन भी साथ के साथ लिख लो, जैसे कि जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, जून में 30 होते हैं, अक्टूबर में 31 होते हैं, दिसंबर में 31 होते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कह रहा हूं बच्चे कि कई बार ना क्वेश्चन बेस होता है कि कोई व्यक्ति है जो ना काम जो है ना वो उस महीने में करता है जिस महीने में 30 दिन है, तो ये चीजें आपके लिए क्या होंगी साथ के साथ पता होनी जरूरी है। ईयर बेस्ड पजल के अंदर क्या होता है कि मान लेगा वो कह देगा कि 5 व्यक्ति है और उनकी जो एज है ना वो 2020 के अकॉर्डिंग क्या है काउंट होगी। तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करता हूं, कोई पैदा हुआ है 1967 में, एक पैदा हुआ है 1975 में, एक पैदा हुआ है 1991 में, एक पैदा हुआ है 2002 में। अब आप समझ सकते हैं, यानी यदि मैं ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाऊं तो जो 1967 में पैदा हुआ है वो सबसे बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग एज भी आप साथ के साथ लिख सकते हो। यानी 1967 वाला कितने वर्ष का हो गया? 33 और 20 53 वर्ष का। और 1975 वाला 25 और 20 45 वर्ष का। 1991 वाला 9 और 20 29 वर्ष का। और 2002 वाला कितने वर्ष का हो चुका है? 18। यानी इसमें से आप ये घटा देंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये चीजें हमें साथ के साथ क्या है अरेंज करके चलनी पड़ेंगी। अब कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको और ज्यादा क्या है क्लियर होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, करने का स्टाइल वही होगा जो बॉक्स बेस्ड पजल और फ्लोर बेस्ड पजल में हमने सीखा है बच्चों। जैसे यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान दीजिएगा आप। क्वेश्चन ने कहा there are 7 person P, Q, R, S, T, V and U who were born in 7 different months, that is January, March, April, May, July, August and September of the same year, but not necessary in the same order। 7 व्यक्ति अर्थात P, Q, R, S, T, V and U जिनका जन्म एक ही वर्ष के 7 अलग अलग महीनों यानी जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त और सितंबर में हुआ था, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले इनमें कौन सा आएगा? जनवरी। और जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31। फिर जनवरी के बाद कौन सा दिया है आपका? मार्च। मार्च में भी कितने दिन होते हैं? 31। मार्च के बाद दिया है आपका अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। अप्रैल के बाद दिया है मई। मई में कितने होते हैं आपका? 31 दिन। मई के बाद दिया है आपका जुलाई। जुलाई में कितने होते हैं आपका? मई में 30 दिन होते हैं और जुलाई में 31 दिन होते हैं। ओके, एक मिनट, मई में भी तो 31 दिन ही होते हैं। मई में कितने दिन होते हैं? 31। और जुलाई में भी 31। जुलाई के बाद फिर क्या दिया है आपका? अगस्त और सितंबर। अगस्त में होते हैं आपके 31 दिन और सितंबर में होते हैं आपके कितने दिन प्यारे बच्चों? 30। ये हमने क्या है पहले लिख लिया। अब आगे समझिएगा बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर वॉज बोर्न इन द मंथ हैविंग 30 डेज। ठीक है ना? आर का जन्म 30 दिन वाले महीने में हुआ था। अब 30 दिन वाले महीने कौन कौन से हैं? अप्रैल है और एक अप्रैल ही है और एक सितंबर है। जनवरी में तो 31 दिन है। अप्रैल में कितने होते हैं? यानी आर का जन्म जो है ना वो या तो अप्रैल में हुआ है श्योर शॉर्ट, या किस में हुआ है? सितंबर में। ये बात याद रखनी है। अगला पॉइंट, क्यू वॉज बोर्न आइदर इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर आर। ठीक है ना? क्यू का जन्म आर के ठीक पहले या ठीक बाद में हुआ। क्यू का जन्म कब हुआ है? या तो आर के ठीक पहले या आर के ठीक बाद। मैं कहता हूं बच्चों एक बात देखिएगा, आर का जन्म यदि यहां पर हुआ है अप्रैल में, तो क्यू का जन्म क्या है? या तो आर के ठीक पहले होगा या आर के ठीक बाद होगा। यदि आर का जन्म अप्रैल में हुआ है तो क्यू का या तो मार्च में होगा या मई में। वहीं पर आर का जन्म यदि सितंबर में हुआ है तो क्यू का केवल उससे पहले हो सकता है, बाद में नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे हमारे पास ये 3 केस बन गए। कितने केस बन गए? 3। चलेगा। अगली बात, 3 पर्सन वर बोर्न बिटवीन क्यू एंड एस।
Q और S के बीच 3 व्यक्तियों का जन्म हुआ था। Q और S के बीच कितने व्यक्तियों का? 3 का। Q यहां पर है तो 1 2 3 जगह छोड़कर यहां पर S होगा। Q यहां है तो 1 2 3 जगह छोड़कर S नहीं हो सकता। Q यहां है 1 2 3 जगह छोड़कर S नहीं हो सकता, जगह नहीं है, तो ये वाला केस हट गया। 1 2 3 जगह छोड़कर यहां पर S आ गया, तो हमारे लिए ये 2 केस है बच्चों। अब अगला, 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन T एंड P हु वाज बोर्न आफ्टर T, ठीक है ना। फिर यहां पर क्या है, T और P के बीच 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ था जो T के बाद पैदा हुआ था। यानी P जो है ना वो किसके बाद पैदा हुआ है? T के बाद। और P और T के बीच कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ है? 2 व्यक्तियों का। अब इसको मैं फिक्स करने की कोशिश करता हूं। मैं कहूं T यहां है तो P यहां होगा, T यहां है तो P यहां होगा। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं। देखना बच्चों, इसका साइमल्टेनियसली दूसरा केस और कहता हूं मैं आपको समझाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा T यदि यहां है तो P आपका यहां होगा, और T यदि यहां है तो P आपका यहां होगा। इसके अलावा और कोई संभावना नहीं बन रही। अब इसमें कहता हूं मैं बच्चों, T यदि यहां पर है, ठीक है ना, तो P यहां हो सकता है, और T यदि यहां है तो P यहां नीचे नहीं हो सकता, ठीक है ना बच्चों। और कोई केस नहीं बन रहा। यदि T यहां है तो P आपका यहां होगा, यहां पर एक ही केस बन रहा है, उसके अलावा और कोई केस नहीं बन रहा। U was born after P, ठीक है ना। यहां पर कहा है U का जन्म P के बाद हुआ था। U का जन्म जो है ना वो P के बाद हुआ था। अब P के बाद तो यहां पर यानी हम श्योर नहीं है, बस एक बात लो कि U का जन्म जो है ना वो P के बाद हुआ था। ये एंट्री करनी अभी बाकी है, कब हुआ था ये अभी श्योर नहीं कह सकते हम। V का जन्म जुलाई और अप्रैल के महीनों में नहीं हुआ था। V का जन्म जो है ना वो ना तो जुलाई के महीने में हुआ है V का जन्म, और V का जन्म ना ही कब हुआ है? अप्रैल के महीने में। ये बात याद रखना, V का जन्म अप्रैल और जुलाई में नहीं हुआ था। अब V का जन्म यदि यहां पर नहीं हुआ था तो यहां पर किसका जन्म हुआ है? U का, और V का यहां चला गया। अब V का जन्म यदि यहां नहीं हुआ है तो यहां पर जन्म किसका हुआ है? U का, और यहां पर जाएगा किसका? V का। क्लियर है। ऐसे ही यदि यहां U का नहीं हुआ है तो U का यहां होगा, और यहां पर किसका आएगा? आपका V का आएगा। क्लियर है पॉइंट बच्चों? सॉरी, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। यहां पर V का नहीं हुआ है तो V का यहां होगा, पर V का अप्रैल में भी नहीं हो सकता, तो ये वाला केस तो हट ही जाएगा, क्योंकि V का जुलाई और अप्रैल के लिए मना किया है। तो ये 2 केस बचे। अगला, फिर क्या कहा है? V was not born in the month of July and, अच्छा, U का जन्म P के बाद हुआ है। ये हमारी लाइन पेंडिंग थी कि U का जन्म P के बाद हुआ है, तो यहां U का जन्म P के बाद है, यहां U का जन्म P से पहले है, तो ये भी केस हट गया। तो फाइनल केस आपके लिए यही बचा बच्चों, फाइनल केस आपके लिए यही बचा। क्लियर है। अब यहां पर क्वेश्चन ने क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किसका जन्म अप्रैल में हुआ था? तो अप्रैल में जो जन्म है ना बच्चों वो किसका हुआ है? आपका R का। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या बन गया? आंसर बन गया। प्यारे बच्चों, यहां पर बस आपको एक ही चीज मैंने बताई कि मैक्सिमम जो है ना आपको ना वही संभावना जो बन रही है ना उसको देखने की जरूरत है, और जो जो आपके केस हैं वो आपके एलिमिनेट होते चले जाएंगे। एक क्वेश्चन मैंने लिया है थोड़ा अच्छे लेवल का, पर आपके एग्जाम में इससे कम लेवल का क्वेश्चन आता है, जिसे मैंने पिछली क्लास में बताया था। ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए जिसमें थोड़े से केस ज्यादा बन जाए, तो आपको पता लग जाए कि जब ज्यादा क्वेश्चन हार्ड हो तो कैसे उसके साथ डील किया जा सके। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्वेश्चन ने क्या कहा है? P, Q, R, S, T और U में से प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त हो जाती है। यानी 7 व्यक्ति हैं, 7 की परीक्षा अलग अलग दिन होती है। पहले वाले की यानी सोमवार को है, तो सोमवार के बाद कब होगी? फिर मंगलवार को। मंगलवार के बाद फिर कब होगी? बुधवार को। बुधवार के बाद फिर क्या होगी? आपकी गुरुवार को। गुरुवार के बाद फिर कब होगी? शुक्रवार को। शुक्रवार के बाद फिर कब होगी? शनिवार को। शनिवार के बाद फिर कब होगी बच्चों? रविवार को। ये बात याद रखनी है। अब यहां पर क्या कहा? P की परीक्षा शुक्रवार को होती है। P की परीक्षा कब होती है? शुक्रवार को। लिख दीजिएगा। P और S के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। P और S के बीच केवल 2 व्यक्तियों की, तो 1 2 छोड़कर S यहीं आ सकता है, S नीचे की ओर नहीं आ सकता, इतनी जगह नहीं है। U की परीक्षा V से ठीक पहले होती है, और Q की परीक्षा T के ठीक बाद होती है। यहां पर क्या है? U की परीक्षा तो एकदम V से पहले होती है, और Q की परीक्षा T के क्या है? ठीक बाद होती है। यानी U और V और T और Q ये दोनों एक साथ आएंगे, यानी UV यहां होगा तो TQ यहां होगा,
टी क्यू यहां होगा तो यूवी यहां होगा, ये पॉजिटिव बना लो। जैसे मैंने कहा बच्चों, यूवी या तो दोनों एक साथ यहां होंगे या यहां होंगे, यूवी दोनों एक साथ या तो यहां होंगे या यहां होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर टी क्यू क्या है, यहां पर आ जाएगा, और दूसरे केस में टी क्यू यहां पर आ जाएगा। अब पी बचा कौन आपका, आर, तो आर आपका यहां पर आ जाएगा। तो यही दो केस बन रहे हैं, तो आप कहेंगे यस। अगला क्या कहा, आर और वी के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा होती है। आर और वी के बीच दो व्यक्तियों की परीक्षा होती है। अब बच्चों एक बात देखो, यहां पर आर और वी के बीच दो व्यक्तियों की परीक्षा है, पर यहां आर और वी के बीच दो से ज्यादा व्यक्तियों की परीक्षा है, तो ये केस हट जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा वी से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है, तो एक ही केस बचा, वी से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है, 3 की, तो यही आंसर बन गया। मैंने कहा था बच्चों, जो पहला क्वेश्चन करवाया था उतना लेवल नहीं आएगा, वो मैक्सिमम है। आपके में इस टाइप के लेवल के क्वेश्चन आएंगे। जैसे अगले वाला फिर देखना है, एक और क्वेश्चन, यहां पर भी बच्चों वही कहा गया है, ठीक है ना। 7 व्यक्ति और इनकी जो परीक्षा है अलग अलग दिन होती है, सोमवार से शुरू होकर कब समाप्त होती है, रविवार को। तो मैंने कह दिया यहां पर पहला हो गया आपका सोमवार, फिर आपका हो गया मंगलवार, फिर आपका हो गया बुधवार, फिर आपका हो गया गुरुवार, फिर आपका हो गया प्यारे बच्चों शुक्रवार, फिर आपका हो गया शनिवार, फिर आपका हो गया रविवार। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एम परीक्षा देने वाला पहला व्यक्ति है। पहला व्यक्ति परीक्षा देने वाला कौन है, एम, तो एम यहां पर आ जाएगा। एम और एल के बीच केवल 2 व्यक्ति परीक्षा देते हैं। एम और एल के बीच कितने, 2, 1 2 छोड़कर यहां पर एल आ जाएगा। पी एम के ठीक बाद परीक्षा नहीं देता है, लेकिन एल से ठीक पहले परीक्षा देता है। देखो अब यहां पर कहा है पी एम के ठीक बाद परीक्षा नहीं देता, यानी पी की परीक्षा मंगलवार को नहीं हो सकती, लेकिन पी जो है ना एल से ठीक पहले परीक्षा देता है, तो इसका मतलब कब देता है, बुधवार को देता है। क्लियर है बच्चों। अगला, क्यू एल के ठीक बाद परीक्षा देता है। एल के ठीक बाद कौन परीक्षा देता है, क्यू, लिख दीजिएगा। ओ परीक्षा देने वाला अंतिम व्यक्ति है। ओ जो है ना परीक्षा देने वाला अंतिम व्यक्ति है, तो यानी वो रविवार को आएगा। एन शनिवार को परीक्षा नहीं देता है। अब एन जो है ना वो शनिवार को परीक्षा नहीं देता, तो उसके लिए एक ही जगह बचा मंगलवार वाला, तो ये यहां आ जाएगा। अब एम एन एल एम एन ओ पी क्यू बचा कौन, आर आपका यहां पर आ गया। मंगलवार को परीक्षा कौन देता है, तो प्यारे बच्चों कंफर्म हो चुका है कि मंगलवार को जो परीक्षा देता है ना वो कौन देता है, आपका एन देता है। तो बच्चों देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, बस आपको क्या है साथ ही साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल ये ऐसे चैप्टर होते हैं, यदि आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करोगे ना तो विश्वास कीजिएगा आपको एग्जाम के अंदर रीजनिंग में 30 में से 30 क्वेश्चन ठीक करने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात को याद रखना। अब देखेंगे मंथ बेस्ड पजल, यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ने कहा 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक ही वर्ष के अलग अलग महीनों मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में पैदा हुए थे, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। यानी सबसे पहले आपका कौन सा आता है, मार्च, और मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। फिर आता है अप्रैल, फिर आता है क्या, अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे 30। फिर अप्रैल के बाद आता है क्या, मई, मई में कितने होते हैं, 31। फिर आता है आपका क्या, जून, जून में कितने होते हैं, तो जून में होते हैं 30। जून के बाद फिर क्या लिया है, जुलाई, जुलाई में होते हैं 31। फिर लिया है आपका अगस्त, अगस्त में भी कितना आपका 31। फिर लिया है आपका क्या बच्चों, सितंबर, सितंबर में कितने आपके 30। ये चीज मैंने साथ के साथ नोट कर ली। अब अगला पॉइंट देखना बच्चों, डी का जन्म जून में हुआ था। डी का जन्म कब हुआ है, जून में, तो जून में किसका जन्म हुआ है, डी का, मैंने लिख लिया। डी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति पैदा हुए। डी और ई के बीच कितने, 2 व्यक्ति। अब बच्चों यहां पर 2 केस बन सकते हैं, ई हो सकता है डी के बाद पैदा हुआ हो, और ई हो सकता है डी से पहले, और उनके बीच कितने हुए हैं, 2, तो ये 2 केस बन रहे हैं, तो आप कहेंगे यस सर। अगला, सी का जन्म ई से ठीक पहले हुआ था। सी का जन्म कब हुआ था, ई से ठीक पहले। ई से ठीक पहले सी का जन्म है, ई से ठीक पहले यहां पर सी का जन्म नहीं हो सकता, तो ये केस आपका हट गया है। अगला, ए का जन्म सी से 3 महीने पहले पैदा हुआ है। ए का जन्म जो है ना सी से 3 महीने पहले हुआ था। सी से 3 महीने पहले, सी से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने पहले यहां पर किसका जन्म हुआ है,
ए का जन्म हुआ है। देखना बच्चों, यही तो कहा 3 महीने पहले। अब बच्चों यहां पर ना कई बच्चे गलती करेंगे। अब गलती कहां पर करेंगे, यही बात हमें समझनी होगी। जैसे एक्चुअल में है क्या बच्चों, हमें देखना अगस्त से 3 महीने पहले क्या आएगा। अब आप कहेंगे 1 महीना पहले जुलाई आएगा, 2 महीना पहले जून आएगा और 3 महीना पहले क्या आएगा, मई आएगा। तो सीधा सीधा है कि ए का जन्म कब हुआ है, मई में। मान लीजिएगा यहां पर मई की जगह मार्च दिया होता, सॉरी क्या मान लो मई दिया ही नहीं होता बीच में, या जून गायब होता, तो आपको इसके अकॉर्डिंग 3 महीने पहले नहीं देखने हैं, आपको देखने हैं एक्चुअल में अगस्त से 3 महीने पहले कौन सा आता है। तो वैसे अगस्त से 3 महीने पहले मई आता है और इस टेबल में भी 3 महीने पहले क्या है, मई है। तो वो कॉमन मैच हो रहा है, इसलिए हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ का जन्म बी के ठीक बाद हुआ था। एफ का जन्म कब हुआ है, बी के ठीक बाद, वो यहीं पर पॉसिबल है। एफ का जन्म बी के ठीक बाद, तो ए बी सी डी ई एफ बचा कौन, जी। अब कहा सी का जन्म किस महीने में हुआ था, तो आप देख सकते हैं बच्चों सी का जन्म जो है ना वो तो आपका पहले ही फिक्स हो चुका है, कब हुआ है, अगस्त में। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखना बच्चों, यहां पर अब कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, 6 व्यक्ति हैं एल एम एन ओ पी क्यू और अलग अलग महीने जनवरी अप्रैल और जून में अलग अलग तारीख 6, अच्छा 3 महीने दिए हैं, उनकी अलग अलग 2 तारीखें हैं, 6 जनवरी 11 जनवरी, 6 अप्रैल 11 अप्रैल, 6 जून और 11 जून। ठीक है, संगीत कक्षा में शामिल होते हैं। तो पहले इसी को इकट्ठा कर लो। इनमें सबसे पहले आएगी आपकी 6 जनवरी, 6 जनवरी के बाद आएगी आपकी 11 जनवरी, 11 जनवरी के बाद आपका क्या आएगा, फिर आएगा आपका 6 अप्रैल, फिर आएगा आपका 11 अप्रैल, उसके बाद फिर क्या आएगा, जून है ना, 6 जून और 11 जून। चलो ये 6 डेट है बच्चों। अब इसमें डे और मंथ दोनों को मिक्स किया हुआ है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। एल 6 अप्रैल को शामिल होता है। एल जो है ना संगीत कक्षा में कब शामिल होता है, 6 अप्रैल को। तो 6 अप्रैल के लिए एल जो है ना बुक हो चुका है। एल और एम के बीच केवल एक व्यक्ति शामिल होता है। एल और एम के बीच केवल एक व्यक्ति, यानी मैं कहूं बच्चों एल यहां है तो एम यहां भी हो सकता है ऊपर की ओर, और एम यहां नीचे की ओर भी हो सकता है। 2 संभावना है, दोनों बना ली। एम ओ से ठीक पहले शामिल होता है। एम किससे पहले होता है, ओ से ठीक पहले, तो ओ उसके ठीक बाद होगा। अगला P एक सम संख्या वाली तारीख को शामिल होता है। P होता है सम संख्या वाली तारीख को, यानी P या तो 6 जून को होगा या 6 अप्रैल को होगा या 6 जनवरी को होगा। अब पहले केस में देखता हूं तो 6 जनवरी और 6 अप्रैल को उसके लिए जगह नहीं है, तो P के लिए 6 जून में जगह है। अब दूसरे केस में मैं देखता हूं ना तो 6 जून को खाली है ना 6 अप्रैल को खाली है, तो खाली कहां पर है आपका बच्चों, 6 जनवरी को। तो ये 2 आपकी संभावना बन गई। अगला क्यू एन से पहले शामिल होता है। क्यू जो है ना वो एन से पहले शामिल होता है। क्यू आएगा एन से पहले, क्यू आएगा एन से पहले। 2 केस का चल रहे हैं बच्चों। अब अगला देखेंगे हम आगे क्या है। पी क्यू से पहले शामिल नहीं होता है। पी क्यू से पहले नहीं होगा, यहाँ पर पी क्यू से पहले है तो ये केस हट जाएगा, यहाँ पी क्यू के बाद है तो ये ठीक है। निम्नलिखित में से किस महीने और तारीख को ओ शामिल होता है, तो ओ जो है ना वो 11 जनवरी को शामिल होता है। कब होता है, 11 जनवरी को। तो बच्चों देखो कितना आसान है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होता हुआ चल रहा है। अगला देखना बच्चों, अगला है ईयर पर बेस पर आधारित। 7 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई जी और एफ अलग अलग वर्षों अर्थात 1969, 1973, 1976, 1982, 1996, 2002, 336, कोई छोड़ तो नहीं दिया, 69 भी होगा, 73 भी होगा, 76 भी होगा, 82 भी होगा, अच्छा 89 छोड़ दिया बीच में। हाँ 1989, 1996, 2002 कि एक ही तारीख और महीनों में पैदा हुआ था, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। आयु की गणना आधार वर्ष 2020 से की गई है। आयु की गणना का जो आधार वर्ष है वो क्या माना गया है, 2020। तो बच्चों यहां पर मैं कहूं 2020 में से मैं घटाऊंगा 1969 को तो कितना होगा, 51। 1973 को घटाता हूं तो कितना होगा, 47। 1976 को घटाने पर कितना होगा, 44। 1982 को घटाने पर कितना होगा आपका, 38 होगा।
यहाँ पर कितना होगा, ये व्यक्ति होगा 31 वर्ष का और ये होगा 24 वर्ष का और ये होगा आपका 18 वर्ष का। कौन से वर्ष का व्यक्ति कितने वर्ष का होगा वो भी मैंने साथ ही साथ निकाल लिया, वो हमें जरूरत पड़ सकती है इसलिए। अगला, एक ही वर्ष में दो व्यक्ति पैदा नहीं हुए थे, तो ये बात ठीक है ना, एक ही वर्ष में दो व्यक्ति पैदा नहीं थे। सी ई से 6 वर्ष छोटा है, सी जो है ना वो ई से 6 वर्ष छोटा है। अब देखो कौन से वर्ष है जिनमें 6 वर्ष का अंतर है, एक तो ये है जिनमें 6 वर्ष का अंतर है, इनमें तो 7 का है, इनमें भी 7 का है, इनमें भी 6 वर्ष का है, इनमें 3 का है और इनमें कितने का है, 4 का और इनमें 7 का। तो यानी बच्चों यहां पर ध्यान दो, सी ई से 6 वर्ष छोटा होने का मतलब क्या है कि सी ई के बाद पैदा हुआ है। सी कब पैदा हुआ है, ई के बाद, और कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पैदा हुआ है। 6 वर्ष छोटा होने का मतलब यही हुआ, यानी ई 1976 में पैदा हुआ है तो सी होगा 1982 में। यदि ई 1996 में पैदा हुआ है तो सी होगा 2002 में। ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं और नहीं बन सकती बच्चों। अगला, बी और जी की आयु के बीच का अंतर ई और सी की आयु के बीच के अंतर के समान है। यानी बी और जी के बीच जो आयु का अंतर है ना वो किसके बराबर है, जितना अंतर ई और सी की आयु के बीच का है। यानी बच्चों हमें पहले पता था कि ई और सी के बीच आयु का अंतर कितना है, 6 वर्ष है, तो बी और जी के बीच भी आयु का अंतर कितना होना चाहिए, 6 वर्ष का होना चाहिए। तो आप कहेंगे ठीक है सर। अब यहां पर बच्चों कुछ थोड़ी सी बात हमें समझनी होगी। मैं कहूं कि यहां पर आपका ई सी यहां पर पैदा हुआ है तो बी जी का 6 वर्ष का अंतर यहीं आ सकता है, तो यानी इसके दो केस बनेंगे, ठीक है ना बच्चों। ये भी हो सकता है बी 1996 में हुआ हो और जी 2002 में, या फिर ये यहां पर हुआ हो और ये आपका 2002 में। दो केस बन गए तो आप कहेंगे यस सर, क्योंकि बच्चों इनकी आयु का भी अंतर 6 वर्ष होना चाहिए। अब दूसरा इसका पैरेलल केस ये बन सकता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर दोनों की आयु के बीच 6 वर्ष का अंतर है तो दोनों की आयु के बीच 6 वर्ष का अंतर यहां भी होगा, यानी यहां कौन होंगे, बी जी। बी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तो उसके रिस्पेक्ट में जी आपका यहां होगा। तो बच्चों हमने बना दिया है, ध्यान से देखो बच्चों, सारा आपका केस, ये 4 केस बनते हुए चल रहे हैं। अगली बात, ए का जन्म एफ से पहले हुआ था, ठीक है ना, ए का जो जन्म है ना वो एफ से पहले हुआ है और ए सबसे बड़ा नहीं है, यानी सबसे ऊपर की ओर ए नहीं आएगा, सबसे ऊपर ए नहीं आएगा। ए का जन्म हुआ है एफ से पहले, ए का जन्म हुआ है एफ से पहले, ए का जन्म हुआ है एफ से पहले, ए का जन्म हुआ है एफ से पहले। अब बचा कौन व्यक्ति, तो हम कहेंगे ए बी सी डी बचा है, तो डी का जन्म है 1969 में, ठीक है ना बच्चों। अब अगली लाइन का ध्यान देंगे, ई और डी की आयु के बीच का अंतर 7 वर्ष है। ई और डी की आयु के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 7 वर्ष। यहां पर ई और डी के बीच आयु का अंतर कितना है, 69 और 76, 7 वर्ष है। यहां ई और डी के बीच आयु का अंतर 7 वर्ष से ज्यादा है, यहां ई और डी के बीच आयु का अंतर 7 वर्ष है, यहां पर ज्यादा है, तो 2 केस ही बचे हैं बच्चों अब आपके पास। अगला, बी जी से बड़ा है, बी किससे बड़ा है, जी से, यहां बी जी से बड़ा है, यहां बी जी से छोटा है, तो ये भी केस हट गया, यानी फाइनल केस आपका ये बचा बच्चों। निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन है, तो यहां से पता चलता है कि बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे जो छोटा है ना वो जो 2002 में पैदा हुआ वो कौन है, जी है, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। प्यारे बच्चों, वीडियो यदि आप सभी को पसंद आ रहा है तो साथ ही साथ अपने आने वाले एग्जाम की प्रैक्टिस को और मजबूत करने के लिए आप रीजनिंग के ये प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं। ये स्पेशली एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बनाए गए हैं और जो प्रैक्टिस सेट है ना वो चैप्टर वाइज है और प्रीवियस ईयर के 2019 से लेकर 2025 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए हैं और साथ ही साथ एसएससी के जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना वो भी मैंने इसके अंदर क्या है डाल दिए हैं। बुक जो है दोनों ही लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है, जिसको हिंदी में परचेज करनी है वो हिंदी में परचेज करें और जिसको इंग्लिश में परचेज करनी है वो इंग्लिश में परचेज करें। और विश्वास कीजिएगा जो आपका आने वाला एसएससी जीडी का एग्जाम है उसमें रीजनिंग सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। मैंने कहा 3 व्यक्ति हैं जिनका नाम है एबीसी, उन तीनों को अलग अलग घड़ी पसंद है, जिसमें एक का नाम है आपका टाइटन, एक का नाम है आपका बोट और एक का नाम है आपका, जैसे मैंने कह दिया बच्चों, फास्ट ट्रैक। क्या कह दिया, फास्ट ट्रैक। उनको तीनों को ना अलग अलग कार भी पसंद है, एक को BMW पसंद है, एक को आपका फॉर्च्यूनर पसंद है और एक को आपका क्या है, मर्सिडीज पसंद है।
ठीक है। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना आपको ना सबसे पहले करना क्या होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप सीधी सी एक टेबल बना लोगे, उस टेबल के अंदर ना आप ना कुछ इस तरीके से एंट्री करोगे। उसमें आप सबसे पहले कहोगे यहाँ पर तो नेम आ गया, फिर आप क्या है यहाँ पर कौन आ गई, घड़ी आ गई, यहाँ पर क्या आ गई, कार, और यहाँ पर आ गए रिमार्क्स। अब बच्चों ध्यान से समझना, जैसे जैसे मैं कहूँगा एंट्री कैसी होगी। मैंने यदि कह दिया आपको, क्या मैंने कहा कि जो ए है ना उसको टाइटन पसंद है लेकिन फॉर्च्यूनर पसंद नहीं है, तो आप कैसे लिखोगे, ए को टाइटन घड़ी पसंद है लेकिन क्या पसंद नहीं है, फॉर्च्यूनर, तो फॉर्च्यूनर के लिए यहां पर रिमार्क्स, यानी जो नेगेटिव होगा ना वो रिमार्क्स में आप एंटर करोगे कि उसको फॉर्च्यूनर पसंद नहीं है। हमें पता रहेगा कि यहां पर फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं आ सकती। फिर अगला मैं कहता हूं कि जो बी है ना उसको BMW पसंद नहीं है, बी को क्या पसंद नहीं है, BMW पसंद नहीं है, तो मैंने यहां लिख दिया बी को BMW पसंद नहीं है, ठीक है ना। फिर अगली बात आती है क्या, वहां पर कहता है कि सी को जो है ना बच्चों मर्सिडीज पसंद है, सी को क्या पसंद है, मर्सिडीज पसंद है, लेकिन घड़ी में उसको बोट पसंद नहीं है, लेकिन घड़ी में उसको बोट पसंद नहीं है। अब देखना बच्चों पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। आप कहेंगे सर कैसे, यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यानी जिसका डाटा पता रहे ना उसकी एंट्री करते रहो। अब हमें पता था बच्चों, यहां पर एक बात देखो, सी को क्या पसंद नहीं है, बोट, टाइटन किसी और के लिए हो चुकी है, तो बची क्या आपकी फास्ट ट्रैक, तो सी को कौन सी घड़ी पसंद होगी, फास्ट ट्रैक। अब घड़ियों में एक ही बची बोट, बोट आपका यहां पर आ जाएगी। अब आती है बात किसकी, गाड़ी की। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान देखो, यहां पर इसको BMW पसंद नहीं है, मर्सिडीज किसी और को मिल चुकी है, तो बची क्या, फॉर्च्यूनर, तो BMW किसको पसंद होगी, इसको। तो इस तरीके से क्या है वेरिएबल बेस्ड पजल के क्वेश्चंसों को क्या है सोल्व किया जाता है। यानी जो आपकी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है वो एज इट इज एंटर करो, और किसी भी वेरिएबल को पहले फिक्स करके मत चलो, और नेगेटिव इंफॉर्मेशन को क्या है रिमार्क्स में डालते हुए चलो। जैसे अब क्वेश्चन लेंगे बच्चों, क्वेश्चन से और आइडिया होगा। अगला देखिएगा, 6 व्यक्ति बोले हैं यहां पर ABCDEC और F को अलग अलग रंग पसंद है, नीला, लाल, गुलाबी, हरा, काला और सफेद, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। A को हरा और सफेद पसंद नहीं है। A को कौन कौन सा कलर पसंद नहीं है, ये लिख लीजिएगा। A को ना तो पसंद है हरा, क्रॉस कर दो बच्चों, और ना क्या पसंद है, सफेद, तो दोनों के लिए क्रॉस कर दो, उसको हरा और सफेद दोनों पसंद नहीं है। अगली पॉइंट, ई को लाल और हरा पसंद नहीं है। ई को क्या पसंद नहीं है, लाल और हरा। ई को पसंद नहीं है आपका कौन सा, ना तो लाल पसंद है और ना ही हरा पसंद है, तो इन पे क्रॉस लगा दो कि ये पसंद नहीं है। एफ को काला रंग पसंद है, एफ को कौन सा रंग पसंद है, काला, तो चलो एक का तो फिक्स हो चुका है कि उसको काला रंग पसंद है, लिख लीजिएगा। अगला, डी को गुलाबी और हरा रंग पसंद नहीं है। डी को क्या पसंद नहीं है, डी को ना तो गुलाबी पसंद है ना ही हरा पसंद है, ना ही हरा पसंद है, ठीक है। अगला, बी को सफेद और गुलाबी पसंद नहीं है। बी को क्या पसंद नहीं है, सफेद और गुलाबी। लिखते रहो बच्चों, घबराओ मत, अपने आप बन जाएगा जब बनने को आएगा क्वेश्चन। सफेद और गुलाबी के लिए क्या है, मना है। अगला देखिएगा, सी को हरा और सफेद पसंद नहीं है। सी को क्या पसंद नहीं है, हरा और सफेद। सी को पसंद नहीं है, ना तो हरा पसंद है ना ही सफेद पसंद है। अब प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान देना, अगली लाइन पर जाने से पहले मेरी बात को ध्यान से देखना। सी को क्या पसंद नहीं है, ना तो हरा पसंद है ना ही सफेद है, यानी यहां पर हरा नहीं हो सकता, हरा आपका यहां भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता। ना ए को हरा पसंद है, ना ई को पसंद है, ना डी को पसंद है, ना सी को पसंद है, तो हरा रंग केवल किसके लिए बचा, बी के लिए बचा बच्चों। हरा रंग केवल किसके लिए बचा, आपका बी के लिए बचा। यानी हरे की तो हमारी टेंशन खत्म हो चुकी है, हरे की तो हमारी टेंशन क्या है, खत्म हो चुकी है बच्चों। हरे की हमारी टेंशन खत्म हो चुकी है कि हरा रंग किसको पसंद आएगा, वो टेंशन हमारी खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। अब अगली बात की है, ई को सफेद रंग पसंद नहीं है। हमें कहा है कि ई को ना सफेद भी पसंद नहीं है। अब ई को सफेद भी पसंद नहीं है, तो प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दो, इसका मतलब क्या है, सफेद ए को भी पसंद नहीं है, ई को भी पसंद नहीं है, ना ही
आपका किसको पसंद है, सी को पसंद है। तो सफेद जो बचा वो केवल किसके लिए बचेगा, डी के लिए बचेगा। सफेद किसके लिए बचेगा, डी के लिए। तो हमारा जो सफेद है उसका भी फंडा क्या है बच्चों, खत्म हो चुका है। अब एक बात ध्यान से देखना बच्चों, वो क्या बात है, अब यहां पर हमारा अगला जो पॉइंट है ये हमने पढ़ लिया था। अगला पॉइंट कहा है ए को लाल और गुलाबी पसंद नहीं है। ए को क्या पसंद नहीं है, ए को ना तो लाल रंग पसंद है ना ही गुलाबी पसंद है। तो अब ए के लिए क्या रंग बचा बच्चों, तो यहां पर एक बात देखो, ए के लिए जो रंग बचाना वो केवल क्या बचा, नीला। क्योंकि टोटल 6 रंग थे, 6 में से 3 तो पक्के हो चुके हैं, बचे आपके क्या, लाल, गुलाबी और नीला। ए को ना लाल पसंद है ना गुलाबी पसंद है, तो ए के लिए जो बचाना वो क्या बचा, आपका नीला बचा। अब लाल और गुलाबी रह गए, लाल यहां पसंद नहीं है तो यहां पर क्या आएगा, आपका गुलाबी आएगा। यहां पर आपका क्या बच गया, बचा हुआ रंग लाल, वो यहां आ गया। तो सबके कलर क्या है, फिक्स हो चुके हैं। अगला, ई को कौन सा रंग पसंद है, तो प्यारे बच्चों आप यहां से देखिएगा, ई को क्या पसंद है, आपका गुलाबी पसंद है। यानी क्वेश्चन का आंसर बना ऑप्शन ए। बच्चों क्वेश्चन अपने आप बनता चला जाएगा, यही तरीका सबसे बेस्ट है जो आपको बताया, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है प्यारे बच्चों, ये बात याद रखिएगा। अगला, अगले में देखना, 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी, ए बी डी और सी को अलग अलग ब्रांड यानी अर्थात नाइकी, एडिडास, प्यूमा, फीला और कॉन्वर्स पसंद है, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में। बी को नाइकी पसंद है, बी को नाइकी पसंद है तो बी को लिख लीजिएगा, बी को जो ब्रांड पसंद है वो कौन सा है, आपका नाइकी पसंद है, ठीक है ना, बी को नाइकी पसंद है। ना तो ए और ना ही डी को फीला पसंद है, ना तो ए को और ना ही डी को, इन दोनों को कौन सा पसंद नहीं है, फीला पसंद नहीं है। यानी यहां पर आपका फीला नहीं हो सकता ब्रांड इन दोनों जगह पर। ई को, ठीक है ना तो सी को और ना ही ई को कॉन्वर्स पसंद है, ना तो ई को ना ही सी को क्या पसंद है, कॉन्वर्स। इन दोनों जगह पर कॉन्वर्स नहीं हो सकता बच्चों। डी को प्यूमा और कॉन्वर्स पसंद नहीं है, डी को क्या पसंद नहीं है, ना तो प्यूमा और ना ही कॉन्वर्स। अब प्यूमा और कॉन्वर्स, अब देखो डी के लिए ना क्या बचा आपका, फीला पसंद नहीं है, प्यूमा पसंद नहीं है, कॉन्वर्स पसंद नहीं है, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली क्या बचा, एडिडास ही तो बचा। उसके लिए जो एक बचा है वो कौन सा बचा है, एडिडास। उसके अलावा तो बाकी तीनों उसको पसंद नहीं है और नाइकी बी को पसंद है, तो डी के लिए क्या बचा आपका, एडिडास। तो डी को यानी कौन सा पसंद होगा, आपका ब्रांड एडिडास पसंद होगा, ठीक है ना। अब एक और बात देखो, इन दोनों को कॉन्वर्स पसंद नहीं है, तो कॉन्वर्स केवल किसके लिए जा सकता है, ए के लिए, क्योंकि 3 ब्रांड बचे ना, 3 में से इन दोनों को कॉन्वर्स पसंद नहीं है, तो कॉन्वर्स के लिए आपकी जगह यही बची, तो इसको कॉन्वर्स पसंद होगा, ठीक है ना। अगली बात देखो, ई को फीला और एडिडास पसंद नहीं है, ई को क्या है, फीला भी पसंद नहीं है, ई को आपका कौन सा ब्रांड पसंद नहीं है, फीला, ठीक है ना। तो फीला आपका यहां पर जाएगा सी के लिए, और बचा हुआ एक ब्रांड कौन रह गया, प्यूमा, वो किसके लिए आ जाएगा, ई के लिए आ जाएगा। अपने आप ही तो बच्चों क्लियर होता चल रहा है क्वेश्चन। फिर कहा निम्नलिखित में से किसको प्यूमा पसंद है, तो प्यूमा आप ध्यान से देखेंगे किसको पसंद है, ई को, यही हमसे पूछा गया है बच्चों। ऐसे ही बच्चों यही एंटर करना है और इसी तरीके से टेबल बनाकर, रिमार्क्स बहुत जरूरी है याद रखना। राधा सोमवार से शुक्रवार तक सप्ताह के 5 अलग अलग दिनों में लाल, हरा, पीला, बैंगनी और भूरा 5 अलग अलग रंगों के कपड़े पहनती है। वह बुधवार को लाल कपड़े पहनती है। सबसे पहले कहा गया बुधवार को क्या पहनती है, लाल, ठीक है ना बच्चों। अब आप में से कई कहेंगे सर क्या इसमें तो ना हम दिनों को फिक्स कर सकते हैं, कि मान लो मैं कहता हूं ये सोमवार हो जाए, ये मंगलवार हो जाए, ये आपका बुधवार हो जाए, ये आपका गुरुवार हो जाए और ये आपका शुक्रवार, तो क्या सर फिर 16 हो सकता है, चलेगा, ट्राई करते हैं। वह बुधवार को लाल रंग के कपड़े पहनती है, बुधवार को क्या पहनती है, लाल रंग के कपड़े, ठीक है। वह सोमवार या शुक्रवार को हरे और भूरे कपड़े नहीं पहनती, यानी ना तो सोमवार को हरे कपड़े पहनती है और ना ही कब बच्चों शुक्रवार को हरे रंग के कपड़े पहनती है, और साथ ही साथ इन दिनों में वह कौन से कपड़े भी नहीं पहनती, भूरे रंग के, तो भूरे के लिए भी क्या कर दो, क्रॉस कर दो, ठीक है ना। फिर कहा पीले कपड़े पहनने के अगले दिन वह हरे कपड़े पहनती है। पीले कपड़े जिस दिन पहनती है ना उसके अगले दिन वो कौन से पहनती है, हरे कपड़े।
यानी पीले के जस्ट बाद वो कौन से कपड़े पहनती है बच्चों? हरे कपड़े पहनती है। अब ये बात सोचने की है बच्चों, पीला और हरा दोनों या तो यहां एक साथ होंगे या यहां एक साथ होंगे। यदि पीला और हरा यहां एक साथ है तो यहां हरा नहीं हो सकता, तो पीले और हरे एक साथ यहीं आ सकते हैं। यानी यहां पर पहनेगी सोमवार को पीला और यहां पर पहनेगी आपका क्या? हरा। ठीक है ना बच्चों। अब उसके अलावा इस तरीके से जो आपके कलर बचे ना, वो क्या बचा? भूरा और एक भूरा बचा। तो भूरा कलर जो है ना वो शुक्रवार को नहीं पहन सकती, तो भूरा कलर यहां पर आ जाएगा। बचा हुआ कलर कौन सा है? बैंगनी, वो यहां पर आ जाएगा। अब क्रॉस चेक करो क्या बात बन रही है। वह किस दिन भूरे कपड़े पहनती है? पूरा हो चुका है बच्चों अपने आप ही क्वेश्चन। वह कब पहनती है? शुक्रवार को, सॉरी भूरे कपड़े, हाँ गुरुवार को, यानी ऑप्शन डी। तो बच्चों डेज वाले में तो आप डे को फिक्स कर सकते हो, उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिएगा अब लास्ट क्वेश्चन है, इस पर हम ध्यान देंगे। यहां पर 7 व्यक्ति हैं बच्चों। यहां पर ए बी सी डी ई एफ और जी को अलग अलग रंग पसंद है। सी को नीला रंग पसंद है। सी के लिए सबसे पहले कहा गया है कि नीला रंग पसंद है। सबसे पहले सी को क्या कौन सा रंग पसंद है? नीला रंग पसंद है। सी के लिए कंफर्म हो चुका है कि कौन सा रंग पसंद है? नीला रंग पसंद है। ए को लाल और काला रंग पसंद नहीं है। ए को लाल और काला रंग पसंद नहीं है। लाल को मैं एल लिख रहा हूं बच्चों, और काला को मैं क्या लिख रहा हूं? के लिख रहा हूं। ये बात मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों बताने के लिए। क्यों? यहां पर कहा है ए को काला और लाल रंग पसंद नहीं है, यानी ए को ना तो काला पसंद है और ना ही लाल रंग पसंद है। ये हमें पता होना चाहिए बच्चों, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। ए के लिए ई को लाल और सफेद रंग पसंद नहीं है। ई को लाल और सफेद पसंद नहीं है। सफेद को लिख लेते हैं हम यहां पर एस। ठीक है ना। ई को लाल और सफेद पसंद नहीं है। ई को क्या पसंद नहीं है? ना ही लाल पसंद है ना ही सफेद पसंद है। ये हमारे लिए बच्चों शॉर्ट में मैंने लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। जी को लाल और काला रंग पसंद नहीं है। जी को लाल और काला रंग पसंद नहीं है। जी को क्या पसंद नहीं है? ना ही लाल और ना ही काला। ये मैंने लिख लिया। ओके। फिर क्या बच्चों? डी को लाल और गुलाबी रंग पसंद नहीं है। तो गुलाबी को मैं जी लिख दूंगा। गुलाबी को क्या लिख दूंगा? जी। तो यहां पर कहा है डी को लाल और गुलाबी पसंद नहीं है। डी को क्या पसंद नहीं है? ना तो लाल पसंद है ना ही गुलाबी पसंद है। नेगेटिव में एक साइड में लिखता जा रहा हूं। फिर कहा एफ को लाल और पीला रंग पसंद नहीं है। पीला को लिख देंगे हम क्या? पी। एफ को लाल और पीला पसंद नहीं है। एफ को लाल और पीला पसंद नहीं है। प्यारे बच्चों यहीं पर ना आपके लिए ना एक बात बनती है। क्या? सभी व्यक्ति आ चुके हैं, केवल एक व्यक्ति बचा बी। अब यदि आप ध्यान से देखें, ना ए को, ना ई को, ना जी को, ना डी को, ना एफ को, इन पांचों को लाल रंग पसंद नहीं है। तो लाल किसके लिए चला गया? बी के लिए चला गया बच्चों। ये क्लियर हो चुका है। यानी अब मैं कहूं यहां से लाल का कोई काम नहीं है, इन जगह पर लाल का कोई काम नहीं है बच्चों। ठीक है ना। अब अगली बात पर ध्यान देना। ना तो ई और ना ही एफ को काला रंग पसंद है। ई और एफ दोनों को काला रंग पसंद नहीं है। ई को भी काला रंग पसंद नहीं है और ना ही किसको पसंद है? एफ को पसंद है। प्यारे बच्चों यहां पर देखना, अब ए को भी काला पसंद नहीं है, ई को भी पसंद नहीं है, जी को भी पसंद नहीं है, एफ को भी पसंद नहीं है। तो काला किसके लिए बचा? डी के लिए बचा ना। तो हम कहेंगे काले की एंट्री अब यहां से आप हटा दीजिएगा, यहां पर काले का कोई काम नहीं रहा। क्लियर है? तो आप कहेंगे यस सर। अगला, ना तो ई और ना ही एफ को हरा रंग पसंद है। हरा रंग जो है ना, हरा को हम लिख लेते हैं किससे? एच से। हरा रंग जो है प्यारे बच्चों वो किसको पसंद नहीं है? ना तो ई को ना ही एफ को। ई को हरा रंग पसंद नहीं है, ना ही किसको पसंद है? एफ को पसंद है। हरा रंग इन दोनों को पसंद नहीं है। ठीक है बात। हरे रंग का इससे पहले कोई जिक्र नहीं हुआ था जहां तक मेरा ख्याल है। ठीक है। ना ही ई को और ना ही एफ को हरा रंग पसंद है। अगला, जी को हरा और पीला रंग पसंद नहीं है। जी को क्या पसंद नहीं है? हरा और पीला। जी को ना तो हरा पसंद है और ना ही क्या पसंद है प्यारे बच्चों? पीला। मेरी बात को अब ध्यान से देखना, ई, जी और एफ तीनों को हरा रंग पसंद नहीं है। तो हरा किसके लिए बचा? ए के लिए बचा बच्चों। यानी यहां से हरा हट जाएगा बच्चों। अब ध्यान से देखो, जी और एफ इन दोनों को क्या पसंद नहीं है? पीला पसंद नहीं है। जी और एफ को क्या पसंद नहीं है? पीला पसंद नहीं है। तो यानी पीला किसके लिए गया? ई के लिए गया। तो पीले की भी क्या हमारी एंट्री हो चुकी है? पीले की भी हमारी एंट्री क्या है? हो चुकी है। अब बचा क्या बच्चों? सफेद और गुलाबी। कौन से दो कलर बचे? सफेद और गुलाबी। अब यदि देखा जाए
तो यहां पर जी और एफ को सफेद गुलाबी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। डी को गुलाबी पसंद नहीं है, वो हम लिख सकते हैं। यानी हम कहें बच्चों सफेद गुलाबी जी और एफ में से किसको पसंद होगा, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को सफेद पसंद है और किसी एक को गुलाबी, पर इसके बारे में हमारे पास डाटा पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। तो बच्चों बस आपने क्या देखा, मेरी बात है, वेरिएबल बेस पजल में आपने क्या देखा बच्चों कि टेबल बनाते हुए चलो और रिमार्क्स आपके लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, और इस पैटर्न पर आप चलोगे तो क्वेश्चन 100% आपसे गलत नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।